गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है साथियों। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है साथियों। तो आशा करते हैं कि आप सभी की दिवाली बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त जिंदाबाद रही होगी और आपने परिवार के साथ अपने बहुत हर्षोल्लास के साथ इसे सेलिब्रेट किया होगा। और साथियों, अब यहां से प्रण लीजिए कि आज से एक नई शुरुआत करके अगली दिवाली तक आप निश्चित रूप से एक गवर्नमेंट जॉब वाले हो जाएंगे, ताकि ये आपकी जो खुशी है दिवाली या अन्य त्योहार के मौके पर ये दोगुनी हो सके, एकदम शानदार हो सके। तो साथियों, आज के सेशन में आपको देखने को मिलेगा हमारी पेड बैच से साथियों, जो हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट का न्यायालय बैच है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायालय बैच में हम जिस तरह से कंटेंट दे रहे हैं, जिस तरह से चीजें कर रहे हैं, तो उसमें जो हमने स्टैटिक जीके पढ़ाया हुआ है उसका एक बड़ा ही शानदार सा टॉपिक इस सेशन में हम आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में दे रहे हैं। पूरा सेशन बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, आप देखेंगे कि बहुत बढ़िया शानदार कंटेंट दिया गया है, बढ़िया फ्लो चार्ट से समझाया गया है, ट्रिक से समझाया गया है, लॉजिक्स का इस्तेमाल किया गया है, कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया है, और सबसे अच्छी चीज की वीके का जीके फॉर्मेट में चीजों को रखा गया है। आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छी तरीके से अंदाजा होगा कि कैसे जीएस को आसान बनाया जा सकता है, और ये हमने कैसे करके दिखाया है इस बैच में, वो आप इस सेशन के माध्यम से समझ पाएंगे। तो अगले 2 घंटे 2.5 घंटे के आसपास जो भी ये सेशन चलेगा रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रहेगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, नोट्स भी बनाइएगा, निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। और आप देखेंगे इस सेशन के बाद अपने आप को आप काफी ना पाएंगे कि बहुत सारा नॉलेज, बहुत अच्छा नॉलेज मिला है इस न्यायालय बैच से। और अगर अच्छा लगेगा तो इस बैच से जुड़कर अपनी तैयारी आप सही दिशा में आगे बढ़ा भी सकते हैं। यह न्यायालय बैच साथियों इलाहाबाद हाई कोर्ट का बहुत शानदार सा बैच है, और इस बैच में आपको बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में दी गई हैं, और कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो लाइव फॉर्मेट में दी जा रही हैं, जैसे हिंदी और स्टैटिक जीके की क्लास इसमें लाइव दी गई है, और करंट अफेयर्स भी, ठीक है। और बाकी साथियों मैथ है, इंग्लिश है, और इसी प्रकार से जीएस के जो अन्य सब्जेक्ट्स हैं वो रिकॉर्डेड दिए गए हैं, और इसलिए भी दिए गए हैं क्योंकि आपकी दिसंबर में परीक्षा संभावित है, तो आप उस हिसाब से अपना टाइम टेबल, अपना शेड्यूल मेंटेन करके अच्छी से तैयारी करके अपने लिए एक नौकरी सुनिश्चित कर सकें। तो पूरा सेशन एंजॉय करिए, और ये प्रोसेस है कि कैसे आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। अगर जुड़ना चाहेंगे, बाकी पूरा क्लास आप जरूर देखिएगा, काफी हेल्पफुल, काफी नॉलेजफुल लगेगा, ठीक है। एमडी क्लासेस ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके नाम नंबर डालकर रजिस्टर करना होता है। इसके बाद जब आप ऐप ओपन करते हैं तो पेड कोर्सेज का एक ऑप्शन दिखता है, इस पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको अपने बैचेस दिख जाते हैं। जो भी बैच चाहिए हो उसके बाय नाउ पर क्लिक करके प्रोसेस करेंगे, चीजें हो जाएंगे। तो पूरा क्लास एंजॉय करिए, फिर कमेंट करके भी बताइएगा कि सेशन कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आज का आपका जो सेशन है वो प्रमुख भारतीय लेखक एवं उनकी पुस्तकों की सूची से संबंधित है। मतलब बुक्स एंड अथर्स आज का टॉपिक है, बुक्स एंड अथर्स। अब इसमें ये ध्यान दीजिए कि बुक्स एंड अथर्स का जो टॉपिक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्टैटिक जीके का यह एक ऐसा टॉपिक है जहां से लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी हाल ही में आप देखेंगे कि भाई यहाँ तक कि जो आरओ का पेपर है, या फिर यूपीपी का पेपर है, या फिर एसएससी का पेपर है, या फिर रेलवे का पेपर है, ठीक है, हर तरह के पेपर में, या यूपी ट्रिपल एससी, हर तरह के पेपर में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रमुख भारतीय लेखक एवं उनकी पुस्तकों का ये सेशन, ठीक है। इसमें हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और एक एक चीजें बताते चलेंगे, और बुक्स एंड अथर्स को पढ़ने का एक अलग अनुभव होगा आज आपको इस सेशन में। और आपको यह भी बता दूं कि भाई ये बुक्स एंड अथर्स जो है, ये जो हिस्टोरिकल बुक्स हैं, मतलब यह है कि ये हम स्टैटिक जीके वाली जो बुक्स एंड अथर्स वाला टॉपिक है वो पढ़ रहे हैं। बुक्स एंड अथर्स का एक टॉपिक करंट अफेयर्स में भी आता है, तो करंट अफेयर्स का जो बुक्स एंड अथर्स वाला टॉपिक होता है वो अपन करंट अफेयर्स में पढ़ लेंगे। मतलब जो पिछले 1 साल के अंदर लिखी गई प्रसिद्ध किताबें हैं उसका सेशन अलग है और ये अलग है, ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं सेशन को। और सबसे पहले कुछ प्राचीन इतिहास की, मतलब प्राचीन भारत की कुछ किताबों के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे देख सकते हैं अश्वघोष, ठीक है, अश्वघोष ने जैसे बुद्ध चरित लिखी, ठीक है, अश्वघोष ने जैसे बुद्ध चरित लिखी। अब इसमें देखिए जहां तक बुक्स का सवाल है, तो एक चीज ये भी है कि भाई बुक्स एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तो वेद भी तो किताबें हैं, वेद पुराण ये भी तो किताबें ही हैं, ठीक है ना। जैसे आप पढ़ते भी हैं
वैदिक साहित्य, ठीक है, आप पढ़ते भी हैं वैदिक साहित्य, ठीक है, वैदिक साहित्य, और बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा पढ़कर, निश्चित रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैदिक साहित्य अगर आपने कभी पढ़ा हो, अगर हम वैदिक साहित्य की बात करते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि वैदिक साहित्य एक सिंपल सी ट्रिक कि वेब आऊं वेद, क्या ट्रिक है, वेब आऊं वेद, ठीक है, तो ट्रिक है वेब आऊं वेद, ठीक है। अब ये जो ट्रिक है वेब आऊं वेद, ठीक है, इसमें वे से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेद, ब से क्या हो जाएगा, ब्राह्मण ग्रंथ, क्या हो जाएगा भैया, ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है ना। आ से क्या हो जाएगा, आरण्यक, क्या हो जाएगा, आरण्यक, ठीक है। ऊ से क्या हो जाएगा, उपनिषद, क्या हो जाएगा, उपनिषद, ठीक है। और वेद से क्या हो जाएगा, वेदांग, क्या हो जाएगा, वेदांग हो जाएगा, ठीक है। ठीक, तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, इसमें अब देखिए सिंपल ट्रिक हमने क्या बताया, हमने कहा वैदिक साहित्य का ये आप ट्रिक याद कर लीजिए, और ये ट्रिक आपको क्या बताती है, ये वैदिक साहित्य का सीक्वेंस बताती है, ठीक है। मतलब वैदिक साहित्य का जो सीक्वेंस है, जो क्रम है वो ये है, जो सीक्वेंस है, जो क्रम है वो ये है, ठीक है, जो सीक्वेंस है, जो वो ये है, क्या, वेब आऊं वेद, ठीक है ना, ये सीक्वेंस, ये क्रम है, ठीक है, ये सीक्वेंस है, ये क्रम है, वेब आऊं वेद, ठीक है। तो वे से वेद हो गया, ब से ब्राह्मण ग्रंथ, आ से आरण्यक, उ से उपनिषद, वेद से वेदांग। मतलब ये है कि वैदिक साहित्य जो है, वैदिक लिटरेचर जो है, उसमें सबसे पहले वेद लिखा गया, फिर उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद, फिर वेदांग लिखे गए, ठीक है ना। और इसमें भी अगर आप आगे बाइफरकेट करते हैं तो आप जानते हैं कि वेद भाई 4 है ना, आप जानते हैं कि वेद 4 है, और इन चारों में कुछ न कुछ बातें लिखी हैं, ठीक है ना। अब ये वेद जो 4 है, इसमें आप भाई एक देखते हैं कि भाई ऋग्वेद है, ठीक है ना, ऋग्वेद है, ठीक है, ऋग्वेद है, एक यजुर्वेद है, ठीक है, यजुर्वेद है, और इसी प्रकार से एक सामवेद है, और अंत में एक अथर्ववेद है। इसमें अथर्ववेद सबसे बाद का है, जो वेद त्रयी में शामिल नहीं है, अथर्ववेद सबसे बाद का है, जो वेद त्रयी में शामिल नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें आप यह भी देखते हैं कि ऋग्वेद जो है, इसमें क्या कौन सी बातें लिखी हैं, ईश्वर महिमा की बातें लिखी हैं। इसमें किसकी बातें लिखी हैं, इसमें ईश्वर महिमा की बातें लिख रखी हैं, ठीक है, ईश्वर महिमा की बातें लिख रखी हैं। जो यजुर्वेद है, इसमें यज्ञ हवन कुंड वगैरह की बातें हैं, मतलब कर्मकांडीय वेद है। जो सामवेद है, ये संगीत से संबंधित है, किससे, संगीत से संबंधित है। और अथर्ववेद जो है, यह तंत्र मंत्र जादू टोना, तंत्र मंत्र जादू टोना से संबंधित है, तंत्र मंत्र जादू टोना से संबंधित है, ठीक है ना, तंत्र मंत्र जादू टोना से संबंधित है। अब इसमें आप क्या देखते हैं, और इसको याद करना भी बेहद आसान होता है, ठीक है ना, याद करना भी बेहद आसान होता है। जैसे देखिए, री से ऋग्वेद, री से ऋग्वेद, री से ऋषि मुनि, री से ऋग्वेद, री से ऋषि मुनि, और ऋषि मुनियों का काम क्या है, ईश्वर महिमा करना। या से यजुर्वेद, या से यज्ञ, स से सामवेद, स से संगीत, और अथर्व का मतलब होता है जादू टोना, अथर्व का मतलब ही होता है पवित्र जादू, समझ रहे हैं, तो ऐसे ही याद हो जाता है, ठीक है भाई। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो वेद कितने हो गए, तो वेद इसका मतलब 4 है, वेद इसका मतलब कितने हैं, 4 हैं। ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं, 8 हैं, ठीक है ना। आरण्यक कितने हैं, 7 हैं, ठीक है। उपनिषद कितने हैं, उपनिषद भाई 108 है, ठीक है, 108 है। और वेदांगों की संख्या कितनी है, वेदांगों की संख्या 6 है, ठीक है, वेदांगों की संख्या 6 है, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे कि जैसे ब्राह्मण ग्रंथ है, ये क्या है, इनमें वेदों की, वैदिक मंत्रों की व्याख्या की गई है, किसकी, है ना, जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें क्या किया गया है, वैदिक मंत्रों की व्याख्या की गई है, वैदिक मंत्रों की व्याख्या, ठीक है, क्या की गई है, वैदिक मंत्रों की व्याख्या की गई है, ठीक है, वैदिक मंत्रों की व्याख्या की गई है, ठीक है ना। अच्छा भैया, इसी प्रकार से आप देखेंगे कि आरण्यक की बात करें, किसकी बात करें, आरण्यक की बात करें, तो ये क्या है, इसमें आप देखेंगे वेदों के अध्यात्म पक्ष का उल्लेख है, वेदों के अध्यात्म पक्ष का उल्लेख है, वेदों के अध्यात्म पक्ष का उल्लेख, वेदों के अध्यात्म पक्ष का उल्लेख है, ठीक है, वेदों के अध्यात्म पक्ष का उल्लेख है, वेदों के अध्यात्म पक्ष का उल्लेख है, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर हम उपनिषद पर आए, तो वैसे तो उपनिषद का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर शिक्षा लेना, गुरु के समीप बैठकर शिक्षा लेना,
ठीक है ना, गुरु के समीप बैठकर शिक्षा लेना, ये इसका मतलब है, ठीक है ना। तो इसका अर्थ है गुरु के समीप बैठकर शिक्षा लेना, ठीक है ना। और ये किस पर आधारित किताबें हैं, ये हिंदू दर्शन पर आधारित किताबें हैं, हिंदू दर्शन पर आधारित किताबें हैं, ठीक है ना, हिंदू दर्शन पर आधारित किताबें हैं, ठीक है, हिंदू दर्शन पर आधारित, ठीक है। तो ये भी है, ठीक। और तो ये सीक्वेंस से समझते चलिए कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, जैसे जो वेद लिखे हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन वेदों में जो मंत्र लिखे हैं उन मंत्रों की व्याख्या जहां की गई है वो ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। वैसे भी मंत्रों की व्याख्या ब्राह्मण अच्छे से कर सकता है, तो ब्राह्मण ने लिखा तो ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, ठीक है। आरण्य, आरण्य का मतलब जंगल होता है, और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए जंगल, एकांत की जरूरत है, तो वेदों के अध्यात्म पक्ष का उल्लेख आरण्यक में है। उपनिषद का अर्थ ही है गुरु के समीप बैठकर शिक्षा लेना, हिंदू दर्शन पर आधारित किताबें हैं, ठीक है ना। वेदांग की बात करें तो वेदांग भैया, अब इसमें देखिए, इसमें वेदों की व्याख्या की गई, और वेदों की व्याख्या के लिए कुछ जरूरी बातें इसमें बताई गई हैं, ठीक है ना। हाँ, वेदों की व्याख्या के लिए इसमें कुछ जरूरी बातें बताई गई हैं, और जिसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। क्या याद कर सकते हैं, आपको याद करना है शिक्षा, ठीक है। क्या याद करना है ट्रिक, शिक्षा वाणिज्यिक, ठीक है। क्या याद करना है, शिक्षा वाणिज्यिक, ठीक है। अब ये जो शिक्षा वाणिज्यिक शब्द है, ठीक है, इसमें आप देखिए कि सी से क्या हो जाएगा, सी से तो शिक्षा ही हो जाएगा, सी से क्या हो जाएगा, शिक्षा ही हो जाएगा। छ से क्या हो जाएगा, छ से छंद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, छंद हो जाएगा, ठीक है ना। व से क्या हो जाएगा, व से व्याकरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्याकरण हो जाएगा। नी से क्या हो जाएगा, नी से निरुक्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निरुक्त, क्या हो जाएगा, निरुक्त। ज से क्या हो जाएगा, ज से ज्योतिष हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ज्योतिष हो जाएगा। क से क्या हो जाएगा, क से कल्प हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कल्प हो जाएगा, ठीक है। तो एकदम सिंपल सी ट्रिक है जो आपको याद करनी है, ठीक है, एकदम बहुत ही आसान सी ट्रिक है जो आपको याद करनी है। ये सीक्वेंस से है कि वेदांग कितने हैं, 6 है। तो पहला शिक्षा, दूसरा छंद, तीसरा व्याकरण, फिर निरुक्त, फिर ज्योतिष, फिर कल्प, ठीक है। ये वैदिक साहित्य हो गए, ठीक है। अब इसमें ये वैदिक साहित्य हो गया। अब इसमें ये भी ध्यान दीजिए कि ये जैसे उपनिषद है, तो ये जो उपनिषद है इसमें से, है ना, हाँ, 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद किसने किया था, 52 उपनिषद जो हैं, 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद किसने किया। तो 52 उपनिषद जो है इनका फारसी अनुवाद करने वाला व्यक्ति कौन था, जहां से क्वेश्चन अक्सर आता है। तो 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद करने वाले व्यक्ति कौन थे, ये थे दाराशिको। कौन भैया, दाराशिको के द्वारा 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया गया, दाराशिको के द्वारा 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया गया, ठीक है ना। हाँ, ठीक, एकदम आराम से याद कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये चीजें हैं और एग्जाम में खूब पूछी जाती हैं, ठीक है, और आपके लिए महत्वपूर्ण भी हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों में है, क्योंकि वो यज्ञ, हवन कुंड, कर्मकांड से संबंधित है। तो गाते रहिए, ठीक है, हवन करते रहिए और कहानी सुनाते रहिए, ठीक है ना। तो बिल्कुल याद कर सकते हैं। अब इसके बाद आइए जरा अगली, है ना, अगली स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं और चीजें क्या पढ़ना है आपको, ठीक है। वैदिक साहित्य। अब वैदिक साहित्यों के बाद, है ना, वैदिक साहित्य ये हो गए, ये आपको ध्यान देना ही देना है, पढ़ना ही पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद अब जरा इस पर भी बात करें कि अगर हम बात करते हैं पुराणों की, ठीक है, किसकी बात करें, अगर हम पुराणों की बात करें, ठीक है, पुराणों की बात करें तो आप देखेंगे पुराण साथियों क्या है, इन्हें क्या कहा जाता है पता है, इन्हें प्राचीन भारत का विश्वकोश कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें प्राचीन भारत का विश्वकोश कहा जाता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है कि इन्हें क्या कहा जाता है, प्राचीन भारत का विश्वकोश कहा जाता है। पुराणों को क्या कहा जाता है, प्राचीन भारत का विश्वकोश कहा जाता है। इनकी कुल संख्या कितनी है, इनकी कुल संख्या 18 है, ठीक है, इनकी कुल संख्या 18 है। और कहते हैं कि आधुनिक स्वरूप में संकलन इसका कब हुआ, आधुनिक स्वरूप में जो जिस रूप में आज मौजूद है, तो आधुनिक स्वरूप में जो संकलन है, आधुनिक स्वरूप में संकलन गुप्त काल में हुआ। आधुनिक स्वरूप में संकलन कब हुआ था, गुप्त काल में हुआ था, ठीक है ना। आधुनिक स्वरूप में संकलन गुप्त काल में हुआ, आधुनिक स्वरूप में संकलन गुप्त काल में हुआ, ठीक है। आधुनिक स्वरूप में जो संकलन है वो गुप्त काल में हुआ, ठीक है ना। और इसी प्रकार से, है ना, आप इसमें देखेंगे क्वेश्चन होता है, जैसे जो प्रमुख पुराण है उनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मत्स्य पुराण से क्वेश्चन होता है, मत्स्य पुराण से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी प्रकार से मार्कंडेय पुराण से भी पूछा जाता है, ठीक है, मार्कंडेय पुराण से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है।
ठीक है, मार्कंडेय पुराण से भी। इसी प्रकार से आप देखेंगे विष्णु पुराण से भी क्वेश्चन पूछ रखा है, विष्णु पुराण, ठीक है, विष्णु पुराण से भी क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। और इसी प्रकार से वायु पुराण से भी क्वेश्चन पूछ रखा है, वायु पुराण, ठीक है, वायु पुराण से भी क्वेश्चन पूछ रखा है। और इसी प्रकार से भागवत पुराण से भी क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है, भागवत पुराण से भी क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है, भागवत पुराण से भी क्वेश्चन पूछ रखा है। अब इसमें है क्या कि जैसे आप देखें कि भाई मत्स्य पुराण से दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो क्या भाई सबसे पुराना पुराण है, ठीक है, सबसे पुराना, तो पुराणों में सबसे पुराना कौन सा है, मत्स्य पुराण है। दूसरा, इसमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो सातवाहनों के विषय में जानकारी, सातवाहनों के, है ना, विषय में जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। सातवाहनों के विषय में जो जानकारी है वो यहाँ से प्राप्त होती है, और ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मार्कंडेय पुराण की बात करें तो ये देवी महिमा से संबंधित है ना, किससे संबंधित है, देवी महिमा से संबंधित है, ठीक है, देवी महिमा से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन जी सीधा सीधा पूछा जाता है, देवी महिमा से संबंधित, ठीक है, देवी महिमा से संबंधित। विष्णु पुराण की बात करें तो विष्णु पुराण भैया, विष्णु पुराण में किसकी जानकारी मिलती है, मौर्य वंश के विषय में या मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है, मौर्य काल के विषय में जानकारी, ठीक है। तो मौर्य काल के विषय में जो जानकारी है वो यहाँ से प्राप्त होती है, ठीक है, मौर्य काल के विषय में जो जानकारी है वो यहाँ से प्राप्त होती है। वायु पुराण की अगर हम बात करें तो वायु पुराण में गुप्त काल के, है ना, गुप्त काल के विषय में जानकारी, गुप्त काल के विषय में जो जानकारी है वो यहाँ से प्राप्त होती है, गुप्त काल के विषय में जो जानकारी है वो यहाँ से प्राप्त होती है, ठीक है, गुप्त काल के विषय में जानकारी। भागवत पुराण की बात करें तो इससे एक क्वेश्चन आता है कि इसका फारसी अनुवाद किसने किया था, तो दारा शिकोह ने फारसी अनुवाद किया था इसका, दारा शिकोह ने फारसी अनुवाद किया था इसका, दारा शिकोह ने फारसी अनुवाद इसका किया था, फारसी अनुवाद, ठीक है ना, फारसी अनुवाद किया, तो दारा शिकोह के द्वारा इसका फारसी में अनुवाद किया गया था, ठीक है, दारा शिकोह के द्वारा इसका फारसी में अनुवाद किया गया था, ठीक है। तो बिल्कुल याद करने की जरूरत है, ठीक है। तो जबरदस्त तरीके से ये चीजें याद रहनी चाहिए आपके दिमाग में, बिल्कुल, ठीक है, फिट होनी चाहिए, बाकी सुपर हिट तो है, ठीक है, नोट करते चलेंगे, ठीक है ना। हाँ, ठीक है ना। तो बेटा गुलशन यहाँ क्या कर रहे हो, फिर आपकी, है ना, आपकी जरूरत फिर कहीं और है, यहाँ नहीं है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, तो इसको आप आराम से ऐसे ही याद कर सकते हैं, एकदम बिल्कुल जबरदस्त तरीके से, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए तो देख लिया जाए, पुराणों वाला मामला हो गया और ये आपका वैदिक साहित्यों वाला मामला हो गया, ठीक है। और अभी आप अपनी स्क्रीन पर जितनी भी बातें लिखी देख रहे हैं, इसमें से एक भी लाइन ऐसी नहीं है जो एग्जाम में पूछी ना गई हो, ठीक है ना। हाँ, एक भी लाइन इसमें से ऐसी नहीं है जो ना एग्जाम में पूछी ना गई हो, और बिल्कुल आप विश्वास के साथ पढ़ सकते हैं। आपने जब सरकारी नौकरी के बारे में सोचना भी नहीं शुरू किया होगा तब से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप पूरे विश्वास के साथ पढ़ें और बिल्कुल एक एक पॉइंट को गंभीरता से लेकर पढ़ें, ठीक है ना। चलिए, और किसी प्रकार की क्वेरी, किसी प्रकार की दिक्कत हो तो हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए और आगे बढ़े भाई। अब इसके बाद ये चीज देखिए जरा, जैसे एक है मनुस्मृति, ठीक है ना। मनुस्मृति आपको याद होगा, मनुस्मृति क्या है, ठीक है। मनुस्मृति की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, मनुस्मृति की अगर हम बात करें तो भैया हिंदू धर्म की, है ना, हिंदू धर्म की, ठीक है, हिंदू धर्म की कानून की, हिंदू धर्म की कानून की प्राचीनतम पुस्तक, कानून की प्राचीनतम पुस्तक, ठीक है, प्राचीनतम पुस्तक, ठीक है, हिंदू धर्म की कानून की प्राचीनतम पुस्तक, ठीक है ना, हिंदू धर्म की कानून की प्राचीनतम पुस्तक, ठीक है ना। चलिए, हिंदू धर्म की कानून की प्राचीनतम पुस्तक, ठीक है। और आप देखेंगे इसके लेखक कौन है भैया, तो इसके लेखक है मनु, लेखक कौन है इसके लेखक है साथियों मनु, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि भाई मनुस्मृति जाहिर सी बात है संस्कृत में है, किसमें है भैया, संस्कृत में है, ठीक है ना, संस्कृत में है। और किस काल की है, शुंग काल में, शुंगकालीन, मतलब शुंग काल की है, ये शुंगकालीन है। और इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, अंग्रेजी अनुवाद जब इसका किया गया, अंग्रेजी अनुवाद जब इसका किया गया
तो इसका नाम चेंज हुआ। इसका अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया था विलियम जोन्स के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। विलियम जोन्स, ठीक है ना, विलियम जोन्स ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था। और जब अंग्रेजी अनुवाद इसका किया गया था तो इसका जो नाम बदल कर रखा गया था वो क्या था? इसका नाम चेंज कर दिया गया था और ये नाम रखा गया द इंस्टीट्यूट्स ऑफ हिंदू लॉ। ठीक है, द इंस्टीट्यूट्स ऑफ हिंदू लॉ। ठीक है, द इंस्टीट्यूट्स ऑफ हिंदू लॉ। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि जब इसका इंग्लिश में अनुवाद हुआ तो इसका नाम चेंज करके ये रखा गया। ठीक है, विलियम जोन्स ने ये अंग्रेजी अनुवाद किया था, तो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, अब इसी प्रकार से हम जरा बौद्ध साहित्यों की भी बात कर लें। ठीक है, बौद्ध साहित्य। ठीक है, तो बौद्ध साहित्य अगर हम देखते हैं, ठीक है, बौद्ध साहित्य अगर हम देख रहे हैं तो बौद्ध साहित्य में आप देखेंगे कि भाई पहली बात तो ये ज्यादातर प्रारंभिक बौद्ध साहित्य, ठीक है, प्रारंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखे गए? प्रारंभिक बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखे गए। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखे गए। ठीक है ना, पाली भाषा में लिखे गए थे। ठीक है, प्रारंभिक बौद्ध साहित्य जो है ये पाली भाषा में लिखे गए थे। ठीक है, प्रारंभिक बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखे गए। ठीक है ना, हाँ। और इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जैसे जो बातें हैं इसमें एक आपको त्रिपिटक पढ़ना है। ठीक है ना, त्रिपिटक पढ़ना है, बहुत जरूरी है। ठीक है, इसमें जातक कथाएं भी हैं, ये भी जरूरी है। जातक कथाएं, मिलिंद पन्नो भी जरूरी है। ठीक है, बुद्ध चरित ये भी जरूरी है, बुद्ध चरित जरूरी है ना। और महाविभाषा शास्त्र ये भी जरूरी है। ठीक है, महाविभाषा शास्त्र ये भी जरूरी है। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें है क्या कि जैसे ये आपका त्रिपिटक है। ठीक है, त्रिपिटक को हम और क्या कहते हैं? त्रिपिटक को हम कहते हैं थ्री फोल्ड बास्केट। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं थ्री फोल्ड बास्केट। ठीक है, क्या कहते हैं भैया? थ्री फोल्ड बास्केट। ठीक, थ्री फोल्ड बास्केट, जिसमें से पहला कौन सा है? पहला है सुत्त पिटक। क्या है भैया? सुत्त पिटक। और दूसरा क्या है? विनय पिटक। ठीक है, विनय पिटक। ठीक है, और तीसरा क्या है? तीसरा है अभिधम्ब पिटक। अभिधम्ब पिटक। ठीक है, तो ये तीन है। ठीक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्ब पिटक। ठीक है ना, हाँ। अब इसमें है क्या कि जैसे सुत्त पिटक है तो सुत्त पिटक के बारे में दो बातें जरूरी। क्या? एक तो ये कि इसमें बुद्ध के उपदेश दे रखे हैं। क्या दे रखा है? बुद्ध के उपदेश। बुद्ध के उपदेश या उनके जो संवाद है उनका संकलन है। मतलब बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दिए गए, बुद्ध के द्वारा गौतम बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दिए गए, ठीक है ना, हाँ, बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दिए गए, जो संवाद किए गए, वो उसका संकलन इसमें मिल जाता है। और इसको लिखने वाला कौन था? तो इसके लिखने वाले थे आनंद। ठीक है, हाँ, इसको लिखने वाले आनंद थे, यहीं बैठे हैं। ठीक है, तो आनंद ने लिखा था। आनंद कौन थे? गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। ठीक है ना, हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अब इसके बाद क्या है? सुत्त पिटक हो गया आपका। अब इसके बाद विनय पिटक। विनय पिटक क्या है? विनय पिटक के लेखक थे उपाली। ठीक है, विनय पिटक के लेखक कौन थे? उपाली। इसमें क्या मिलता है? इसमें संघ के नियम मिलते हैं। इसमें आपको क्या मिल जाएगा? इसमें भैया संघ के नियम मिल जाएंगे। मतलब सुत्त पिटक, विनय पिटक में क्या लिखा हुआ है? संघ के नियम लिखे हुए हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? संघ के नियम। तो बिल्कुल आपको याद करना चाहिए कि भैया ये जो विनय पिटक है इसमें क्या लिखे हुए हैं? संघ के नियम लिखे हैं। और अगर हम अभिधम्ब पिटक की बात करें तो पहली बात तो ये लिखा गया किसके? ये मोगलीपुत्र तिस्स के द्वारा लिखा गया। मोगलीपुत्र तिस्स, ठीक है ना, मोगलीपुत्र तिस्स के द्वारा इसे लिखा गया। ठीक है, मोगलीपुत्र तिस्स के द्वारा। अब इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें बुद्ध के आध्यात्मिक विचार दिए हुए हैं। इसमें क्या दिए हुए हैं?
इसमें बुद्ध के आध्यात्मिक विचार दिए हुए हैं, इसमें बुद्ध के आध्यात्मिक या धार्मिक विचार जो हैं वो दे रखे हैं, बुद्ध के आध्यात्मिक विचार। ठीक, सिंपल सी चीज है कि भैया तीन बातें हमने बताई कि त्रिपिटक जो है, त्रिपिटक मतलब थ्री फोल्ड बास्केट, त्रिपिटक मतलब थ्री फोल्ड बास्केट। तो जो थ्री फोल्ड बास्केट है उसमें सुत्त पिटक आनंद ने लिखा, बुद्ध के उपदेश दिए हैं उसमें। विनय पिटक उपाली ने लिखा, संघ के नियम इसमें दे रखे हैं। और अभिधम्म पिटक मोगलीपुत्र तिस ने लिखा, इसमें बुद्ध के आध्यात्मिक विचार है। ठीक है ना। जातक कथाओं के बारे में ये नहीं मिलता है कि किसने लिखा, क्योंकि किसी एक ने इसको लिखा ही नहीं है। ठीक है। हाँ, अब इसमें यह है कि भाई जो जातक कथाएं हैं इसमें कहा जाता है बुद्ध के 500 पूर्व जन्मों की कहानी, 500 पूर्व जन्मों की कहानी, पूर्व जन्मों की कहानी। ठीक है ना। तो इसमें कहा जाता है कि गौतम बुद्ध के 500 पूर्व जन्मों की कहानी दे रखी है। क्या दे रखी है इसमें गौतम बुद्ध के 500 पूर्व जन्मों की कहानी दे रखी है ना। और जो अजंता की गुफाएं हैं, ठीक है ना, जो अजंता की गुफाएं हैं, अरुण बेटा इतना खोजने की जरूरत नहीं थी, जो आपने बैच लिया है उसका जो थंबनेल है उसी पर लिखा है। जो आपने बैच लिया है, जिस बैच से होकर आप इस क्लास में आए हैं, उसका जो थंबनेल है, ठीक है, उसके ऊपर ही लिखा हुआ है। ठीक है ना। हाँ जी, ठीक। बुद्ध के 500 पूर्व जन्मों की कहानी। अब मिलिंद पन्नों पर आइए। जातक कथाएं, हमने कहा कि जो अजंता की गुफाएं हैं उसका संबंध भी जातक कथाओं से है। ठीक है। मिलिंद पन्नों की अगर हम बात करें तो इसके लेखक जो हैं वो थे नागसेन। कौन भैया? बौद्ध भिक्षु नागसेन के द्वारा इसे लिखा गया था। किसके द्वारा? बौद्ध भिक्षु नागसेन के द्वारा इसे लिखा गया है। ठीक बात है, बौद्ध भिक्षु नागसेन के द्वारा इसे लिखा गया है। ठीक है। मिलिंद पन्नो है क्या? यह एक बौद्ध पाठ है, यह एक बौद्ध पाठ है। बौद्ध पाठ मतलब कैसा बौद्ध पाठ है ये? दरअसल में एक बौद्ध भिक्षु थे नागसेन, एक बौद्ध भिक्षु थे। कौन? नागसेन। तो बौद्ध भिक्षु नागसेन की एक बार मुलाकात हुई राजा मेनांडर से। ठीक है। मिलिंद पन्नो जो है इसमें क्या मिलता है, इसमें आप सीधे सीधे समझिए कि राजा मेनांडर, मेनांडर को ही मिलिंद कहा गया है, राजा मेनांडर को ही मिलिंद कहा गया है। राजा मेनांडर तथा नागसेन, ठीक है, नागसेन कौन है? बौद्ध भिक्षु है। ठीक है ना। तथा नागसेन, राजा मेनांडर तथा नागसेन के बीच जो संवाद हुआ, ठीक है ना, नागसेन के बीच जो संवाद हुआ, जो बातचीत हुई, है ना, उसी का उल्लेख इसमें मिलता है। किसमें? ये जो आपका मिलिंद पन्नो है। तो इसमें राजा मेनांडर को ही क्या कहा गया है? इन्हीं को मिलिंद कहा गया है। ठीक है। तो राजा मेनांडर और नागसेन के बीच जो संवाद हुई, जो बातचीत हुई, उसी का उल्लेख इसमें मिलता है। ठीक है ना। अच्छा, और ये जो है, ठीक है, ये भी पाली भाषा में ही है। बुद्ध चरित्र की बात करें तो पहली बात तो इसे बौद्धों का रामायण कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे बौद्धों का रामायण कहते हैं, बौद्धों का रामायण कहते हैं। ठीक है, बौद्धों का रामायण कहते हैं। दूसरी बात क्या है कि भाई बुद्ध चरित्र जो है इसको लिखने वाले कौन थे? इसको लिखने वाले अश्वघोष थे। कौन थे? अश्वघोष के द्वारा इसे लिखा गया था, अश्वघोष। ठीक है ना, अश्वघोष के द्वारा इसे लिखा गया था। महाविभाषा शास्त्र की बात करें तो इसे बौद्धों का विश्वकोश कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे बौद्धों का विश्वकोश कहते हैं। इसे बौद्धों का विश्वकोश कहा जाता है, बौद्धों का विश्वकोश कहा जाता है। ठीक है, बौद्धों का विश्वकोश इसे कहा जाता है। ठीक है ना। हाँ, ठीक। हाँ, तो त्रिपिटक किस भाषा से संबंधित है? तो पाली बताइए। प्रारंभिक जो बौद्ध साहित्य है वो पाली भाषा में लिखे गए थे। महाविभाषा शास्त्र के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं कौन? इसके लेखक है भैया वसुमित्र। कौन है? वसुमित्र इसके लेखक हैं, वसुमित्र। ठीक है ना। तो इसको ऐसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, और आई होप कि ये पूरा का पूरा मामला आपको समझ में आ गया। बौद्ध साहित्य में इतने हैं जो आपको कम से कम याद करने हैं। ठीक है ना। हाँ जी, ये सब कहाँ पेपर में आता है? कहाँ पढ़ रहे हो भैया? चलो, हाँ जी, ठीक है। तो इसको बिल्कुल याद रखना है। बौद्ध साहित्य, प्रारंभिक बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखे गए। त्रिपिटक मतलब थ्री फोल्ड बास्केट, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, जातक कथाएं, मिलिंद पन्नो, बुद्ध चरित्र और महाविभाषा शास्त्र। ठीक है ना, ऑल आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए, तो ये इसमें कुछ भी छोड़ने उड़ने वाला मामला नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। आइए जैन साहित्य देख लेते हैं। ठीक है,
जैन साहित्य देख लेते हैं। जैन साहित्य ज्यादा नहीं है बौद्ध साहित्य की तरह। इसमें यह भी है कि ध्यान दीजिए कि ये जो बौद्ध साहित्य है, इसमें कहा जाता है कि जो सुत्त पिटक है ये सबसे बड़ा था। सुत्त पिटक क्या है? सबसे बड़ा था, और विनय पिटक सबसे छोटा। ठीक है ना, सुत्त पिटक सबसे बड़ा और विनय पिटक सबसे छोटा। जैन साहित्य की बात करें तो आप देखेंगे कि प्रारंभिक जैन साहित्य जो है, प्रारंभिक जैन साहित्य, प्रारंभिक जैन साहित्य, प्रारंभिक जैन साहित्य प्राकृत, प्राकृत की विशिष्ट शाखा, प्राकृत की विशिष्ट शाखा अर्धमागधी में लिखे गए, अर्धमागधी में लिखे गए। ठीक है ना, अर्धमागधी में लिखे गए, अर्धमागधी में लिखे गए। ठीक है, प्रारंभिक जैन साहित्य प्राकृत की विशिष्ट शाखा अर्धमागधी में लिखे गए। ठीक है ना, अर्धमागधी में लिखे गए। ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं भाई। तो अब इसमें क्या है, जैन साहित्य की बात हो रही है। जैन साहित्य में आप देखेंगे, जैन साहित्य को, जैन साहित्य जो होता है, इन्हें क्या कहा गया है? इन्हें आगम कहा गया है। इन्हें आगम या अंग कहा गया है। ठीक है ना, आगम या अंग कहा गया है, कहा गया है। ठीक है ना, कहा गया है। ठीक, आगम या अंग कहा गया है। ठीक है, आगम या अंग कहा गया है। रिफ्रेश कर लो भैया, सनी चलने लगेगा, रिज्वाइन कर लो। ठीक है, अब इसमें क्या है कि भैया कौन सा है? 14 पूर्व है। 14 पूर्व एक है, एक 14 पूर्व है। ठीक है, 14 पूर्व, या आप इसे 14 पूर्व ऐसे लिखें तो 14 पूर्व नाम का एक ग्रंथ है। ठीक है, 14 पूर्व नाम का एक ग्रंथ है। ठीक है ना। हाँ,
तो आइए देख लेते हैं कि जैन साहित्य की अगर हम बात करते हैं तो हमने कहा प्रारंभिक जैन साहित्य, मतलब शुरू में जो जैन साहित्य लिखे गए, जैन लिटरेचर लिखे गए, ठीक है, तो उनकी जो भाषा है वो प्राकृत। जैसे मान लीजिए कभी आपसे पूछ ले कि जैन साहित्यों की भाषा क्या थी, प्रारंभिक जैन साहित्यों की भाषा क्या थी, तो या तो आपको विकल्प में क्या मिल जाए, या तो आपको विकल्प में प्राकृत मिल जाए तो यह आंसर लगा देंगे, और ये नहीं मिलेगा तो ये मिल जाएगा अर्धमागधी। अगर दोनों मिल जाए तो अर्धमागधी आंसर बताना है, ठीक है ना। तो प्रारंभिक जैन साहित्य प्राकृत की विशिष्ट शाखा अर्धमागधी में लिखे गए। दूसरी बात कि भाई जैन साहित्यों को आगम या अंग कहा गया है, जिसमें सबसे पुराना कौन सा है, इसमें सबसे पुराना 14 पूर्व है, ठीक है। सबसे पुराना जो जैन साहित्य है, ठीक है, सबसे पुराना जो जैन साहित्य है, सबसे पुराना जैन साहित्य जो है वो क्या है, सबसे पुराना जैन साहित्य जो है ये आगम 14 पूर्व है। आचारांग सूत्र जो है इसमें जैन संघ के नियम है ना, जैन भिक्षुओं के लिए नियम लिखे हुए हैं, ठीक है, जैन भिक्षुओं के लिए नियम, ठीक है, जैन भिक्षुओं के लिए नियम जो है वो इसमें लिखे हुए हैं। जैन भिक्षुओं के लिए जो नियम है वो यहाँ पर दिए गए हैं। कल्प सूत्र की बात करें तो पहली बात तो ये है कि ये संस्कृत में था, ठीक है ना, हाँ ये प्राकृत में नहीं था, ये संस्कृत में था। दूसरी बात ये है कि इसके लेखक जो है वो भद्रबाहु है, ठीक है, कौन है, भद्रबाहु इसके है ना लेखक है। और तीसरी जरूरी बात है कि ये 24 तीर्थंकरों की जीवनी है, ठीक है ना, 24 तीर्थंकरों की जीवनी है, 24 तीर्थंकरों की जीवनी है ये, ठीक है। तो ये तीन बातें हैं जो यहाँ से आपको ध्यान देनी है, ठीक है ना। तो जैन साहित्य के बारे में इतनी बातें हैं जो आपके दिमाग में होनी चाहिए, है ना, एकदम बिल्कुल कोई बट नहीं है कि इसको तो आपको याद करना ही करना है, ठीक है भैया। चलिए, तो ये भैया हमारी जैन साहित्य की बात हो गई। किसकी बात हो गई, जैन साहित्य की। अब देखिए जैसे यहाँ पर कुछ चीजें जो आ रही हैं उसके हिसाब से मैं आपको एक बढ़िया चीज बताता हूँ, और जो मैं बताने जा रहा हूँ इससे दो काम होंगे। मैं एक बताता हूँ आपको कि कनिष्क के जो दरबारी थे, है ना, कनिष्क के जो दरबारी विद्वान थे, इन्होंने भी कुछ अच्छी किताबें लिखी हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। कनिष्क के दरबारी विद्वान, ठीक है ना। तो देखा जाए एक बढ़िया सी ट्रिक यहाँ पर, तो इसमें हम देखेंगे कि ट्रिक क्या है, कि ट्रिक है कि वासु के घोड़े, वासु के घोड़े के पास, वासु के घोड़े के पास चलो, वासु के घोड़े के पास चलो, ठीक है ना, वासु के घोड़े के पास चलो। अब इसमें है क्या कि वासु से क्या हो जाता है, वासु से हो जाता है वसुमित्र, वासु से हो जाता है वसुमित्र। घोड़ा, घोड़ा मतलब अश्व, तो अश्व से क्या हो जाता है, अश्वघोष, ठीक है ना, अश्वघोष। पा से क्या हो जाता है, पार्श्व, ठीक है। स से क्या हो जाता है, संगरक्ष, संगरक्ष। च से क्या हो जाता है, चरक। और कई बार यहां से क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, ठीक है, यहां से क्वेश्चन ये भी पूछा है कि भाई निम्नलिखित में से कौन कनिष्क का दरबारी विद्वान था, मतलब कनिष्क के समकालीन था या नहीं था, ऐसा क्वेश्चन भी यहां से पूछा है, कनिष्क के समकालीन था या नहीं था। तो जैसे वसुमित्र की बात करें तो भैया ये है ना, इन्होंने ही तो महाविभाषा शास्त्र लिखा था, इन्होंने ही महाविभाषा शास्त्र लिखा था, इन्होंने ही महाविभाषा शास्त्र लिखा था, ठीक बात है। तो महाविभाषा शास्त्र के लेखक यही हैं, ठीक है। बुद्ध चरित के लेखक ये हैं, ठीक है, बुद्ध चरित के लेखक ये हैं, ठीक है। और पार्श्व तो बौद्ध भिक्षु थे, ठीक है, ये केवल बौद्ध भिक्षु थे, ठीक है, बौद्ध संत कह लीजिए, बौद्ध भिक्षु कह लीजिए, ठीक है, केवल यही थे ये, ठीक है, बौद्ध भिक्षु या बौद्ध संत। संगरक्ष जो है ये कनिष्क के पुरोहित थे, ठीक है। और चरक ने एक किताब लिखी है चरक संहिता, चरक ने एक किताब लिखी है चरक संहिता, ठीक है, चरक संहिता। और नागार्जुन ने एक किताब लिखी है माध्यमिक सूत्र, माध्यमिक सूत्र, ठीक है, कौन सी किताब लिखी है, माध्यमिक सूत्र। और जो चरक हैं ये राजवैद्य थे, ठीक है, ये क्या थे, ये राजवैद्य थे। तो यहाँ पर जो किताबों के नाम आपको मिले, ठीक है, तो ये बुक है, ठीक है,
जिसे बौद्धों का विश्वकोश कहते हैं, पहले ही बता चुके हैं। ये भी बुक है जिसे बौद्धों का रामायण कहते हैं, ये भी बुक है। और एक बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा था कि ये पूछा गया था, ठीक है, तो इसमें एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि चरक संहिता किस विषय से संबंधित किताब है, ठीक है ना। तो चरक संहिता, भाई चरक संहिता किससे, चिकित्सा से संबंधित किताब है, ठीक है। अब आप यह भी जानिए कि जैसे याद करिए जो चौथी बौद्ध सभा हुई थी, चौथी बौद्ध सभा कहाँ हुई थी, चौथी बौद्ध सभा कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। चौथी बौद्ध सभा कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी, ठीक है ना। इस चौथी बौद्ध सभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे, तो भैया इसके जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे, तो अश्वघोष जो है इसके उपाध्यक्ष थे। अश्वघोष कौन थे, तो भैया इस, है ना, समिति के उपाध्यक्ष थे, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद इसमें एक बात ये ध्यान दीजिए, जैसे नागार्जुन है, तो नागार्जुन को क्या याद करिए, नागार्जुन को याद करेंगे कि भैया इनको क्या कहा जाता है, इनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, इनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, भारत का आइंस्टीन, ठीक है, इनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं, तो आप उसके लिए भी तैयार रहें, ठीक है भैया। इसके लिए भी आप अपने आप को तैयार रहें, ठीक है ना। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कुछ भारतीय पुस्तकों से, ठीक है। इसमें आप देखिएगा कि जैसे ये किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो इसको जरा नोट करेंगे और इम्पोर्टेंट है। और बिल्कुल देखिए, जैसे अश्वघोष के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई, अश्वघोष के द्वारा एक बुद्ध चरित और एक सौंदरानंद, कौन सी किताबें लिखी गई हैं, अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरित और सौंदरानंद नाम की किताब लिखी गई, और बाणभट्ट के द्वारा कादम्बरी और हर्षचरित लिखी गई, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि जैसे अश्वघोष वाला तो ये तो बताया था कि भाई जो बुद्ध चरित है, जो बुद्ध चरित है, इसे क्या कहा जाता है, इसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो याद करना ही करना है आपको, ठीक। अच्छा, सौंदरानंद से भी क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। अब इधर बाणभट्ट की जो कादम्बरी और हर्षचरित है, इसमें जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर हम बाणभट्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम बाणभट्ट की बात कर रहे हैं तो बाणभट्ट की ये दो रचनाएं जो हैं, ठीक है ना, हाँ जी। अब बाणभट्ट है कौन, ये हर्ष के राजकवि थे, ठीक है ना। किसके राजकवि थे, ये हर्ष के राजकवि थे, ठीक है भैया, ये हर्ष के राजकवि थे, हर्षवर्धन के राजकवि, ठीक है। अब इनकी एक किताब जो हर्षचरित है, ठीक है, ये आत्मकथा और जीवनी दोनों है, ठीक है। हर्षचरित जो है ये आत्मकथा और जीवनी दोनों है। अब आत्मकथा है, इसका मतलब ये किसकी आत्मकथा है भाई, लिखा है ना, लिखा बाणभट्ट ने है, तो जाहिर सी बात है उन्हीं की आत्मकथा होगी। आत्मकथा तो इंसान स्वयं ही लिखता है, ठीक है। तो लिखा बाणभट्ट ने है तो आत्मकथा उन्हीं की है भैया, ठीक है। लेकिन ये जीवनी भी है, ठीक है, जीवनी भी है। तो किसकी जीवनी है, जैसा इसका नाम है हर्षचरित, दरअसल में बाणभट्ट लिख अपनी ही आत्मकथा रहे थे, बाणभट्ट लिख अपनी ही आत्मकथा रहे थे, लेकिन फिर इनको लगा कि मैं कौन हूं जो मेरी आत्मकथा लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें इन्होंने हर्षवर्धन की जीवनी भी लिख दी कि चलो इसी बहाने लोग मुझे भी थोड़ा पढ़ लेंगे, ठीक है। बाणभट्ट की ये जो किताब है कादम्बरी, ठीक है, कादम्बरी। अब इसके बारे में एक प्रश्न है जो पूछा जाता है, और ये है कि भाई संस्कृत काव्य का श्रेष्ठ नमूना माना जाता है। इसे क्या माना जाता है, इसे संस्कृत काव्य का श्रेष्ठ नमूना माना जाता है, ठीक है। संस्कृत काव्य का श्रेष्ठ नमूना इसे माना जाता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी खूब पूछा जाता है, संस्कृत काव्य का श्रेष्ठ नमूना। इधर आप देखेंगे जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन ने स्वयं भी 3 किताबें लिखी हैं, ठीक है। हर्षवर्धन ने स्वयं भी 3 किताबें लिखी हैं, PNR, ये शॉर्टकट हो जाएगा PNR, ठीक है। अब P फॉर क्या है, P फॉर प्रियदर्शिका, ठीक है, प्रियदर्शिका नाम की किताब लिखी है, ठीक है, प्रियदर्शिका, ठीक है। N फॉर नागानंद, ठीक है, नागानंद, और R फॉर रत्नावली, ठीक है, R फॉर रत्नावली, ठीक है। तो ये 3 किताबें इन्होंने लिखी हैं, ठीक। प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली, ये तीनों किताबें किसकी हैं, ये हर्षवर्धन की हैं, और ये बाणभट्ट की किताब है, ठीक है। तो बिल्कुल याद करना है, हर्षवर्धन को भी और बाणभट्ट को भी, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा भाई,
अब जरा इसमें आप देखेंगे गुप्त काल की अगर हम बात करें, जैसे ये फिरदौसी ने शाहनामा लिखी, ठीक है। तो फिरदौसी ने शाहनामा लिखी, ये वाली काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ऐसे समझिएगा, ठीक है। फिरदौसी ने क्या लिखी है? शाहनामा लिखी है। इसको मैं आपको एक अलग अंदाज में बताता हूं। महमूद गजनवी तो आप जानते होंगे, ठीक है, महमूद गजनवी आप जानते होंगे। महमूद गजनवी की अगर हम बात करें, ठीक है, महमूद गजनवी, ठीक है, जिसने 17 बार भारत पर आक्रमण किए, ठीक, महमूद गजनवी जिसने 17 बार भारत पर आक्रमण किए। ये एक ट्रिक बताता हूं कि फूफा के साथ भारत आया, ठीक है ना, हाँ जी, तो फूफा के साथ भारत आया, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि किसके साथ, के साथ भारत आए विद्वान, ठीक है, के साथ आए विद्वान, ठीक है। तो ऐसे विद्वान जो महमूद गजनवी के साथ भारत आए, ऐसे विद्वान जो महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे, ठीक है, कौन कौन थे? एफ का मतलब हो जाएगा क्या? एफ का मतलब आप फिरदौसी कर लो। एफ का मतलब क्या? फिरदौसी। एफ का मतलब फिरदौसी, ठीक है। और इसी प्रकार से यू का मतलब उतबी, यू का मतलब उतबी, और एफ का मतलब फरूखी, एफ का मतलब फरूखी, और ए का मतलब अलबरूनी, ठीक है, अलबरूनी। अब इनकी किताबें भी देख लो, ये तो याद हो ही रहा है कि हाँ भाई महमूद गजनवी के साथ भारत कौन आया, ठीक है, तो ये भी साथ में याद हो जा रहा है, ठीक है, तो देख लिया जाए भाई। अब इसमें आप देखेंगे कि फिरदौसी के द्वारा जो बुक किताब लिखी गई, फिरदौसी के द्वारा जो बुक लिखी गई, इन्होंने कौन सी बुक लिखी भाई? इन्होंने बुक लिखी शाहनामा, ठीक है। कौन सी किताब लिखी? शाहनामा नाम की किताब लिखी। कौन है फिरदौसी? फिरदौसी भैया कौन है? तो महमूद गजनवी के जो है, महमूद गजनवी का राजकवि, ठीक है ना। ये गजनवी का कौन है? ये गजनवी का राजकवि था, ठीक है। तो ये महमूद गजनवी का राजकवि था, महमूद गजनवी का राजकवि था। इसके बारे में एक और बात याद रखिए, क्या कि भाई इसे क्या कहा जाता है? इसे पूर्व का होमर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? इसे पूर्व का होमर भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं? पूर्व का होमर भी कहा जाता है, ठीक है ना। हर्षवर्धन को पुष्यमित्र क्यों हराया था भाई? बहुत बढ़िया, कहां से ज्ञान ले आए? सब्र करो थोड़ा, थोड़ा दौड़ लौट आओ वापस, बहुत दूर निकल गए, वहां जहां दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती। हर्षवर्धन को पुष्यमित्र सुंग का भरा देगा भाई। पुष्यमित्र सुंग कहाँ ईसा पूर्व में हुआ करता था, और कहाँ हर्षवर्धन 606 में राजा बना। तुम क्या आत्मा से युद्ध करा रहे हो? हर्षवर्धन को हराने के लिए क्या पुष्यमित्र सुंग है सरकटे के रूप में आया था? है क्या करना चाह रहे हो? चलो, एग्जामिनर बेहोश हो जाएगा, ठीक है, पूरा दुनिया पूरा देश लगेगा उठाने के लिए, उसे उठेगा नहीं वो। खैर, उतबी देखो भैया, अब उतबी का भी देख लो। उतबी उतबी ने एक किताब लिखी, और इसकी किताब का नाम क्या था? इसकी किताब का नाम था तारीख ए यामिनी। क्या नाम था? तारीख ए यामिनी नाम था इसकी किताब का, तारीख ए यामिनी, ठीक है। इसकी किताब का नाम था तारीख ए यामिनी, ठीक है ना। चलिए, तारीख ए यामिनी, ठीक है, हाँ बिल्कुल भाई विकास, एकदम। फरूखी की बात करें, इसका नाम ही फरूखी है, नाम से लग रहा है जैसे बार फरुआ रुआ चलाना हो गांव में, ठीक। तो फरूखी जो है, फरूखी के द्वारा कोई ऐसी कोई ऐतिहासिक किताब नहीं लिखी गई, लेकिन ये भी जो है इतिहासकार ही था। हालांकि इसने कोई ऐसी फेमस किताब नहीं लिखी है जो आप पढ़ें, ठीक है। अलबरूनी ने एक बढ़िया किताब लिखी है जो कि आपको ध्यान देनी चाहिए, और अलबरूनी के द्वारा लिखी गई किताब का नाम आपने सुना होगा, किताब उल हिंद। कौन सी किताब? किताब उल हिंद लिखी थी इसने, किताब उल हिंद, ठीक है। तो ये जो किताब उल हिंद इसने लिखी है, इसके बारे में एक बात और है जो कि बोली जाती है, और क्या है भाई? किताब उल हिंद, ठीक है। किताब उल हिंद के लिए कहा जाता है कि भाई अगर आपसे कह दे कि 11वीं सदी के भारत का दर्पण, 11वीं सदी के भारत का दर्पण इसे कहा जाता है। इस किताब को 11वीं सदी के भारत का दर्पण कहा जाता है, 11वीं सदी के भारत का दर्पण। किताब उल हिंद को क्या कहते हैं? 11वीं सदी के भारत का दर्पण कहा जाता है, ठीक है। और बाकी ये जो अलबरूनी है, इसे कई भाषाओं का ज्ञान था, कई विषयों का ज्ञान था, ठीक है ना, हाँ, इसे कई विषयों का ज्ञान था, कई विषयों का ज्ञान था, ठीक है, कई विषयों का ज्ञानी था ये, ठीक है। तो ये भी दिमाग में रखिएगा भैया, ठीक।
फिलहाल इस चीज को याद कर लेंगे और काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप एकदम है, छोड़ना नहीं है इसको। सॉरी। चलिए नोट कर लिए, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अब इसके बाद जरा है ना ये देख लीजिए कुछ और चीजें इस तरह की, जैसे मौर्यकालीन, ठीक है, मौर्यकालीन पुस्तकें जरा देख लेते हैं। मौर्य काल में जो प्रसिद्ध किताबें रहीं, ठीक है, मौर्यकालीन प्रसिद्ध किताबें, मौर्यकालीन पुस्तकों की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, मौर्यकालीन पुस्तकें, इसको भी जरा देख लीजिए वन बाय वन। मौर्यकालीन पुस्तकें, मौर्यकालीन पुस्तकों में दो ही पुस्तकों का नाम आएगा, एक तो भैया अर्थशास्त्र का नाम आएगा, है, एक तो अर्थशास्त्र का नाम आएगा और दूसरा इंडिका का नाम आएगा। यही दो किताबों का नाम आएगा, अर्थशास्त्र और इंडिका, है ना, अर्थशास्त्र और इंडिका। ठीक है भैया, ठीक ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, तो जैसे पहले तो आप ये जानते हैं कि भाई इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं चाणक्य, ठीक है, इसके लेखक हैं चाणक्य और इसके लेखक हैं मेगास्थनीज। मेगास्थनीज भारत आने वाला पहला विदेशी यात्री है, ठीक है, भारत आने वाला पहला विदेशी यात्री या राजदूत। अब इसमें अर्थशास्त्र के बारे में आप जानते हैं कि पहली बात तो इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। मैकियावेली कौन है? मैकियावेली एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ हुए, ठीक है, मैकियावेली कौन है? मैकियावेली, ठीक है ना, मैकियावेली एक प्रसिद्ध, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था, पुष्यमित्र शुंग ने नहीं, ठीक है। हाँ चलिए, तो इसकी तुलना मैकियावेली से की जाती है। मैकियावेली कौन है? मैकियावेली कौन है भैया? तो मैकियावेली जो है ये प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ है, ठीक है। मैकियावेली चूंकि प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ है, ठीक है, और इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। प्रिंस नाम की एक किताब लिखी थी मैकियावेली ने, ठीक है, इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस, प्रिंस क्या है? प्रिंस एक किताब का नाम है जो मैकियावेली ने लिखी है, ठीक है। किसने लिखी है? मैकियावेली ने लिखी है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान देंगे जरा, ठीक है। तो इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। अब ध्यान रखेंगे कि भैया प्रिंस किताब का नाम है और मैकियावेली उसके राइटर हैं, और मैकियावेली फेमस राजनीतिज्ञ हैं, फेमस राजनीतिज्ञ हैं जैसे कि चाणक्य हुए, तो वैसे ही इसी वजह से चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। इसी वजह से चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है, ठीक है। अब रही बात अर्थशास्त्र की, तो आप जानते होंगे राजनीति एवं लोक प्रशासन की किताब है, राजनीति एवं लोक प्रशासन की किताब है, ठीक है, इस बात का ध्यान देना है। राजनीति एवं लोक प्रशासन की किताब है, इसी पर आधारित है ये, ठीक है ना। इसी में पहली बार दासों को कृषि कार्य में लगाने का उल्लेख है, ठीक है। पहली बार गुप्तचर व्यवस्था का भी इसी में उल्लेख मिलता है, पहली बार गुप्तचर व्यवस्था का उल्लेख, पहली बार गुप्तचर व्यवस्था का उल्लेख भी इसमें मिलता है, ठीक है। व्यवस्था का पहली बार गुप्तचर व्यवस्था का उल्लेख भी इसी में देखने को मिलता है। इसमें महत्वपूर्ण बातों में एक बात यह भी है कि इसी में पहली बार क्या हुआ है कि भैया शूद्रों को आर्य कहा गया है, शूद्रों को आर्य कहा गया है। इसी में पहली बार ऐसा हुआ है कि शूद्रों को भी आर्य कहा गया है, ठीक है, शूद्रों को भी क्या कहा गया है? आर्य कहा गया है, ठीक है। मेगास्थनीज की इंडिका पर आए, मेगास्थनीज की इंडिका पर आए तो भैया यहां पर यह ध्यान देना है कि ये जो इंडिका है, ठीक है, ये जो इंडिका है, ठीक है, ये जो इंडिका है, इसमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान दें
कि अगर आपसे कहता है कि पाटलिपुत्र की प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख, पाटलिपुत्र की प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख कहाँ मिलता है? पाटलिपुत्र की प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख, ठीक है, पाटलिपुत्र की प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है, पाटलिपुत्र की प्रशासनिक व्यवस्था का जो उल्लेख है वो कहाँ मिलता है? ठीक है, तो पाटलिपुत्र की प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख यहाँ मिल जाता है। दूसरी बात क्या है कि भाई मेगास्थनीज की इंडिका जो है, इसके अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी, इसके अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी। इसमें बताया गया है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, जबकि गलत है, भारत में दास प्रथा हुआ करती थी उस समय। ठीक है, भारत में दास प्रथा नहीं थी, इसमें बताया गया है। ठीक है, इसमें और जो बातें बताई गई हैं कि भारतीय समाज में 7 जातियों का, है ना, भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा गया है। इसमें भारतीय समाज को, ठीक है, भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा गया है इसमें, जबकि 7 भागों में बांटा गया है मतलब यह है कि 7 जातियों का अस्तित्व बताया गया है। जबकि आप सब जानते हैं कि उस समय, ठीक है, उस समय 4 ही जातियां थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत है। ठीक है ना, तो यहां पर मौर्यकालीन पुस्तकों में ये 2 पुस्तकें आपको याद करने की जरूरत है, एक अर्थशास्त्र और दूसरी क्या, इंडिका। एक अर्थशास्त्र और दूसरी क्या, इंडिका। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद हम गुप्तकालीन पुस्तकों पर चलें, है ना। अब हम इसके बाद गुप्तकालीन पुस्तकों पर चलते हैं, ये डन हो गया आपका। ठीक है, चलिए गुप्तकालीन पुस्तकों की बात करते हैं अब। ठीक है, गुप्तकालीन जो महत्वपूर्ण किताबें हैं उनकी जरा बात कर ली जाए। गुप्तकालीन पुस्तकें, गुप्तकालीन पुस्तकें, ठीक है, गुप्तकालीन पुस्तकें, ठीक है, तो देखा जाए गुप्तकालीन पुस्तकें भैया। ठीक है, अब गुप्तकालीन जो पुस्तकें हैं इसमें जरा ध्यान देना है कि जैसे एक किताब है भाई पंचतंत्र। ठीक है, क्या है, पंचतंत्र। ठीक है, ऐसे ही एक किताब है हितोपदेश की कहानियां, हितोपदेश की कहानियां, हितोपदेश की कहानियां। ठीक है, हितोपदेश की कहानियां। ठीक है, एक किताब है कामसूत्र। ठीक है, कामसूत्र। ऐसे ही एक किताब है मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम। ठीक है, ऐसे ही एक किताब है, जैसे जो फेमस किताबें हैं भाई, कालिदास की तो बहुत सारी किताबें हैं। ठीक है, एक से बढ़कर एक किताबें हैं। ठीक है ना, हाँ, तो वो भी है। ठीक, तो दिल्ली वो भी लिख लेते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, या ऐसे लिख लेते हैं कि भाई कालिदास की जो किताबें हैं फेमस वाली उनको एक जगह पर लिख लेंगे, है ना, कालिदास की बुक्स। ठीक है ना, वो भी यहाँ पर देख लेंगे। तो जो फेमस किताबें हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसे पंचतंत्र है तो इसके लेखक कौन है, विष्णु शर्मा है। कौन है, विष्णु शर्मा। अभी तक सर्वाधिक विदेशी भाषाओं में अनुवादित किताब है। ठीक है ना, हाँ जी, ठीक। इसी प्रकार से हितोपदेश की कहानियों की अगर हम बात करते हैं तो ये भैया लिखा गया है किसके द्वारा, नारायण भट्ट के द्वारा या नारायण पंडित के द्वारा। किसके द्वारा भाई, या तो नारायण भट्ट कहेंगे आप कि नारायण भट्ट के द्वारा, या तो आप कह रहेंगे नारायण पंडित। नारायण भट्ट या नारायण पंडित दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, कामसूत्र की बात करें तो ये किसने लिखा है, वात्स्यायन ने लिखा है। किसने भैया, वात्स्यायन ने लिखा है। ठीक है, और मृच्छकटिकम की बात करें तो मृच्छकटिकम को लिखने वाले जो थे ये थे शूद्रक। ठीक है, शूद्रक ने लिखा है। इसके बारे में एक बात है जो जरूरी है, गुप्तकालीन एकमात्र दुखांत नाटक, गुप्तकालीन, ठीक है, गुप्तकालीन एकमात्र, ठीक है, गुप्तकालीन एकमात्र दुखांत नाटक। क्या, दुखांत नाटक, गुप्तकालीन एकमात्र दुखांत नाटक। ठीक है, मतलब ये एक ऐसा नाटक है जिसका अंत दुख भरा है। जैसे आपने मूवीज तो बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन कुछ ही ऐसी मूवीज होती हैं जो कि, है ना, जिसका एंडिंग जो होता है वो दुख भरा होता है। जैसे आपने गजनी देखी होगी, तो गजनी लास्ट तक गजनी ही रह जाता, मतलब उसका एंड जो है काफी खतरनाक है। ऐसे ही आपने हो सकता है कि केजीएफ देखकर भी एंडिंग में महसूस किया हो कि अरे रॉकी भाई को मरना नहीं चाहिए था। हालांकि अभी भी आप में से कुछ लोग हैं जो इंतजार में है केजीएफ 3 में रॉकी भाई फिर आएगा, है ना।
पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, ये तो समंदर जाने अगर निकल ना गया हो तो। खैर, तो ये सब चीज़ें खैर चलती रहती हैं। हालांकि अब तो अलग ही लेवल की मूवीज़ बनती हैं। अब मूवीज़ ये नहीं बनती हैं कि आपको एक पूरी स्टोरी दिखाया जाए। आजकल मूवीज ऐसी बनती हैं कि आपके दिमाग को इस स्टेज में ले जाया जाए कि आप पागल हुए पड़े हो कि कटप्पा ने बाहुबली क्यों मारा है, ये पुष्पा का लास्ट में क्या हुआ है। हाँ, तो ऐसी मूवीज़ बनती हैं, ठीक है। जैसे अभी भी एक कोई मूवी आई है कि कुछ लोगों ने बताया कि सर इसमें भी यही हाल है, लास्ट में आप सोचेंगे कि अरे आगे क्या हुआ, इसके लिए 2 का इंतजार करें। जैसे भी कुछ दिन पहले सालार मूवी आई थी तो उसमें भी यही हुआ कि अब समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। और एक वो आई थी जो कौन सी है जिसमें वो अमिताभ बच्चन अवतार अवतार मार बने पड़े थे, कल्कि है, तो उसमें भी ये लग रहा है कि अब अगले में क्या होगा। पहली वाली तो बड़ी खराब थी लेकिन अगली अच्छी रहेगी शायद, है। तो खैर, तो ऐसी दिमाग में आजकल चल रहा है सबके। खैर, अब अपनी कई ये स्थिति ऐसी है कि इंसान अपनी जिंदगी का छोड़ के इस चक्कर में पड़ा हुआ है कि इस फिल्म में आगे क्या होगा, है। खैर, कालिदास, कालिदास के ऊपर है ना, कालिदास पर चलते हैं, लेकिन मृच्छकटिकम के बारे में एक और बात आपको बताते हैं। क्या मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है? मृच्छकटिकम का अर्थ होता है, मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी का खिलौना। दरअसल में ये एक ऐसी किताब है, ठीक है, ये एक ऐसी किताब है जो गुप्त काल की, है ना, एक गणिका, ठीक है, और एक व्यापारी की प्रेम कथा का उल्लेख करती है। गणिका का मतलब गुप्त काल में वेश्याओं को गणिका कहा जाता था। गुप्त काल में वेश्याओं को गणिका कहा जाता था, जो प्रोस्टिट्यूट होती थी। तो उस गणिका और एक व्यापारी की प्रेम कथा का उल्लेख है। जाहिर सी बात है ऐसी प्रेम कथाओं का अंत तो दुखद ही होता है, ठीक है। तो वही जो है इसमें बताया गया है मृच्छकटिकम, ठीक है। अच्छा, अब कालिदास, भाई साहब कालिदास तो अलग ही लेवल के हैं। कालिदास, इनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, ठीक है। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के क्या थे, राजकवि थे, ठीक है ना। इन्होंने कई सारी लव स्टोरीज लिखी। आज के समय में होते तो निश्चित रूप से इन्हें लोग मिलकर प्रेम गुरु की उपाधि दे देते, है ना। खैर चलिए, तो कालिदास की जो विभिन्न किताबें हैं, इसमें एक प्रसिद्ध किताब है अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम। अब अभिज्ञान शाकुंतलम में इन्होंने शकुंतला और राजा दुष्यंत की प्रेम कथा का उल्लेख किया है, ठीक है ना। हाँ, शकुंतला और राजा दुष्यंत, शकुंतला और राजा दुष्यंत, ठीक है, शकुंतला और राजा दुष्यंत की प्रेम कथा का उल्लेख किया है अभिज्ञान शाकुंतलम में, ठीक है। इसी प्रकार से एक इन्होंने किताब लिखी है मालविकाग्निमित्रम। इसमें भी मालविका, है ना, मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कथा का उल्लेख किया है, ठीक है। मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम। एक इन्होंने लिखी है रघुवंशम, रघुवंशम, इसमें कुछ अच्छी बातें लिखी हैं बहुत सारी, ठीक है, क्योंकि ये रघुवंश से संबंधित है, रघुवंशम। और कुमार संभवम भी इन्होंने लिखी है। इसमें कार्तिकेय भगवान के बारे में बताया इन्होंने, कुमार संभवम, ठीक है, कुमार संभवम, ठीक है, कुमार संभवम। तो कालिदास ने कुमार संभवम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ठीक है, इस तरह की किताबें लिखी हैं, ठीक है। और यकीन मानिए ये सारी किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर, यकीन तो मानना ही पड़ेगा, है, बिल्कुल मानना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ठीक। हाँ, इनकी भी लव स्टोरी थी, कालिदास की अपनी लव स्टोरी का हमें लग रहा है घुमा फिरा के ऐसी तो नहीं, अपनी ही लव स्टोरी इधर की उधर लिख डाली। तो खैर जो भी है आपको समझना चाहिए और याद करना चाहिए, है ना। अब वो तो भैया कबीर दास की है साखी सबद रामायणी, ठीक है, तो वो तो खैर ध्यान रखिए ही रखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, याद रखना चाहिए आपको, महत्वपूर्ण है भाई। अब देखिए, मैं अब आपको बताना चाहता हूँ शासक एवं उनके राजकवियों के द्वारा लिखी गई किताबें, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ शासक और उनके राजकवियों के द्वारा लिखी गई किताबें, ठीक है। चलिए,
तो पहले तो शासक एवं उनके राजकवि और उनके द्वारा लिखी गई किताब, ठीक है क्या कि जैसे लिख दिया हमने शासक व उनके राजकवि, ठीक है, और फिर उनके द्वारा लिखी गई किताब, तो मतलब एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे आज वाकई में, ठीक है, शासक व उनके राजकवि। जैसे भाई जैसे कनिष्क है, कनिष्क के राजकवि कौन थे बताते चलिए। समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त के राजकवि कौन थे, समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त के राजकवि कौन थे। चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि, ठीक है। इसी प्रकार से हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन के राजकवि। इसी प्रकार से पुलकेशिन द्वितीय है, पुलकेशिन द्वितीय, तो भैया पुलकेशिन द्वितीय जो है इनके भी राजकवि, ठीक है। ऐसे ही यशोवर्मन आपको याद हो शायद, यशोवर्मन, यशोवर्मन, यशोवर्मन के राजकवि याद करिए, यशोवर्मन, ठीक है, यशोवर्मन। इसी प्रकार से याद करें लक्ष्मण सेन, ठीक है, लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण सेन बंगाल के सेन वंश के शासक, लक्ष्मण सेन बंगाल के सेन वंश के शासक, ठीक है। नरसिंहवर्मन, नरसिंहवर्मन, नरसिंहवर्मन। ऐसे ही पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान, तो पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान, है ना, पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। और ऐसे ही महमूद गजनवी, महमूद गजनवी, है ना। ऐसे ही अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, है ना, अलाउद्दीन खिलजी का भी राजकवि, है ना। और कृष्णदेवराय, बिल्कुल याद होंगे कृष्णदेवराय। तो पहले राजकवि लिख दें फिर उनकी किताबें लिख देते हैं। हाँ देखें, तो समुद्रगुप्त का राजकवि कौन, समुद्रगुप्त के राजकवि हरिशेन, कौन थे राजकवि इनके, हरिशेन, इनकी किताब बताइए। चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास, इनकी किताब बताइए। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष, इनकी किताब बता चुके हैं आपको, अश्वघोष की किताब। हर्षवर्धन के राजकवि बाणभट्ट, इनकी भी किताब अभी बताई थी आपको, ठीक। पुलकेशिन द्वितीय के राजकवि रवि कीर्ति, इनकी भी किताब आपको बताई हुई है। यशोवर्मन के राजकवि भवभूति, इनकी किताब का नाम पता है। लक्ष्मण सेन के राजकवि जयदेव, इनकी किताब का नाम। नरसिंहवर्मन के राजकवि दंडी, पृथ्वीराज चौहान के राजकवि चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई, ठीक है। महमूद गजनवी के राजकवि फिरदौसी की किताब बता चुके हैं आपको। अलाउद्दीन खिलजी के राजकवि आमिर खुसरो की किताब तो याद करनी चाहिए, आमिर खुसरो, ठीक है। कृष्णदेवराय के राजकवि तेनालीराम, ठीक है। कुछ ऐसे भी राजकवि हैं जिनके द्वारा कोई किताब नहीं लिखी गई, कुछ ऐसे भी राजकवि हैं जिनके द्वारा कोई किताब नहीं लिखी गई, ऐसा भी है, ठीक है ना। ऐसे कौन से राजकवि हैं, जैसे अकबर के राजकवि याद करिए। अकबर के तो इतने राजकवि थे कि अकबर बदल बदल के गाने सुनता था, सवेरे सो के उठे तो अलग, दोपहर में सोने जाए तो अलग, और शाम को सोए तो अलग, ठीक है। आजकल हम लोग यूट्यूब चक्कर में पड़े रहते हैं, ये लोग ये जो है, ठीक है, घर में ही दरबार में ही व्यवस्था कर रखी थी, कभी फैजी
फौजी नहीं, फैजी, फैजी। और कभी तानसेन की तान, ठीक है ना। कभी अब्दुल रहीम खान खाना की गान, ठीक है, अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है ना। अब्दुल रहीम कौन थे? अब्दुल रहीम खान खाना, बैरम खां के सुपुत्र, है ना। खैर आगे, ऐसे ही कुमारगुप्त, ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम के राजकवि कौन थे? कुमारगुप्त प्रथम के राजकवि, कुमारगुप्त प्रथम के राजकवि थे वत्स भट्टी, ठीक है। तो वही है कि देख लिया जाए और चीजों को समझ लिया जाए, ठीक है भैया। चलिए देखते हैं, इन सब की किताबें भी देख ली जाए भाई। देखें तो किताबों की बात करें तो जैसे अश्वघोष की 2 किताबें आपको बताई हुई हैं। एक तो, है ना, अश्वघोष की, हाँ, 2 किताबें, एक सौंदरानंद थी, कौन सी थी? सौंदरानंद। और एक बताई थी कौन सी? बुद्ध चरित, ठीक, दोनों याद रखिए, सौंदरानंद और बुद्ध चरित। हरिशेन की भी 2 किताबें बताई हैं, एक तो हर्षचरित ही है और दूसरी कौन सी है? कादम्बरी, कादम्बरी है, ठीक है। कालिदास की बात करें तो बहुत सारी किताबें बता दी आपको अभी थोड़ी देर पहले ही। बाणभट्ट का क्या है कि इन्होंने प्रयाग पर, एक मिनट, ये यहाँ नहीं होना चाहिए, हाँ, हरिशेन के द्वारा क्या लिखा गया था? प्रयाग प्रशस्ति, जो समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख करता है। और प्रयाग प्रशस्ति चंपू शैली में था। किस शैली में था ये? चंपू शैली में। चंपू शैली मतलब गद्य और पद्य दोनों में था, ठीक है, मतलब गद्य प्लस पद्य, गद्य प्लस पद्य दोनों में था, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी हरिशेन ने। और हर्षवर्धन के राजकवि बाणभट्ट जो हैं, इन्होंने लिखी थी क्या? हर्षचरित, हर्षचरित लिखी थी और कादंबरी लिखी थी, ठीक है, हर्षचरित और कादंबरी, ठीक है ना। पुलकेशिन द्वितीय के राजकवि रवि कीर्ति जो हैं, इन्होंने क्या लिखा था? इन्होंने एहोल अभिलेख लिखा था। क्या? एहोल अभिलेख, जो आज के टाइम में दक्षिण भारत कर्नाटक में पड़ता है। एहोल अभिलेख, जिसमें इन्होंने अपने राजा की बखान किए हैं, ठीक है ना, हाँ, है ना। इसी प्रकार से भवभूति की अगर हम बात करते हैं तो भवभूति के द्वारा जो किताब लिखी गई वो कौन सी थी? मालती माधव, ठीक है भाई, मालती माधव, ठीक। जयदेव के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई थी? इनके द्वारा लिखी गई थी किताब गीत गोविंद, क्या भैया? गीत गोविंद, ठीक है। और दंडी के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई थी भाई? दंडी के द्वारा बड़ी फेमस किताब लिखी गई जो अक्सर पूछी जाती है, 10 कुमार चरितम, 10 कुमार चरितम, ठीक है, 10 कुमार चरितम। चंद्रवरदाई ने जो लिखी है कौन सी लिखी थी? ये लिखी थी पृथ्वीराज रासो, कौन सी? पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, ठीक है। फिरदौसी की तो बता ही चुके हैं, शाहनामा, शाहनामा। अलाउद्दीन खिलजी के राजकवि अमीर खुसरो की 2 प्रसिद्ध किताबें, एक तुगलकनामा, तुगलकनामा, और दूसरी खजाइन उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह, ठीक है, खजाइन उल फुतूह, ठीक है भैया। तो ये फेमस किताबें आपको याद करनी है, ठीक है, और आई होप कि आप बिल्कुल याद करेंगे, क्योंकि आपको ही पता है कि एग्जाम के पर्पज से ये कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हाँ जी,
चलिए इजाजत दीजिए। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझनी है, जाननी है, पढ़नी है, बिल्कुल ठीक। आप इसके बाद किसी के कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछ लीजिए, नहीं तो फिर सेशन को एंड करें और फिर इसका तीसरा पार्ट अपन लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। और बिल्कुल एक एक करके ऐसा देखिए, ये बिल्कुल कतई मत सोचिएगा कि बुक्स कितने दिन पढ़ेंगे। अगर तेनालीराम की ऐसी कोई फेमस बुक नहीं है जो याद करनी है। अगर हम बात करते हैं कि भाई है ना, इसकी अगर खत्म करने वाली बात हो तो एक लिस्ट उपलब्ध करा दें कि भैया ये किताबें हैं और ये इनके लेखक हैं, ठीक है, फटाफट बता दें कि ये, ठीक है, तो वो तो खत्म ही हो जाएगा एक दिन में। और लिस्ट हमारे पास बनी ही है, लिस्ट हमारे पास बनी है, देखिए ये सब लिस्ट ही तो है ना, ये सब लिस्ट ही है, एक बार केवल आपको दिखानी है और खत्म, ठीक है। लेकिन ये है कि ऐसे तो पढ़ने का मजा नहीं आएगा, थोड़ा समझते हुए भी चलना है, क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं उसके हिसाब से, ठीक है। तो इसलिए उसी हिसाब से आपको लेकर चल रहे हैं, आप बिल्कुल पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है ना। चलिए, दो कहाँ रह गया, कहाँ दो रह गया। इन लोगों ने कोई ऐसी किताब नहीं लिखी है, ठीक है, जो याद की जाए। हाँ ये जरूर है कि जैसे फैजी ने जैसे फारसी अनुवाद किया, तो वो उनकी किताब नहीं है, फारसी अनुवाद किया है उन्होंने। जैसे फैजी किसके अनुवाद में हिस्सा लिए, तो फैजी ने महाभारत के और रामायण के दोनों के अनुवाद में हिस्सा लिया, ठीक है ना। अच्छा, क्योंकि महाभारत और रामायण बड़ी किताब है, ठीक है, तो अकेले किसी एक ने अनुवाद नहीं किया। ऐसे ही तानसेन है, ठीक है, तो तानसेन का भी ऐसा ही है, इन्होंने भी ऐसी कोई किताब नहीं लिखी है पर्टिकुलर। अब्दुल रहीम खान खाना जो है, इनके बारे में एक ये कहा जाता है कि हिंदी साहित्य में इनका बड़ा योगदान है, ठीक है, एक ऐसे मुस्लिम लेखक जिनका हिंदी साहित्य में बड़ा योगदान है, तो वो यहाँ से पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, बाकी वत्स भट्टी ने भी ऐसी कोई किताब नहीं लिखी है जो आप याद करें, ठीक है भैया। चलिए शुरू करते हैं सेशन को, और आज बुक्स एंड ऑथर्स का तीसरा और अंतिम पार्ट है, बुक्स एंड ऑथर्स का तीसरा और अंतिम पार्ट है साथियों। और इसके बाद हम कल जो है कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और स्टैटिक जीके का मान के चलिए कि तकरीबन 35-36 क्लासेस के आसपास आपकी होंगी, ठीक है। 35-36 क्लासेस के आसपास का मतलब हो गया कि मान के चलिए कि जैसे अभी है ना आपका, ठीक है, अगले महीने की स्टार्टिंग में कंप्लीट होगा, ठीक है। तो चिंता नॉट, ठीक है, आराम से पढ़ेंगे। और आई होप कि अभी तक हमने आपको बुक्स एंड ऑथर्स में जो कुछ भी बताया है, पढ़ाया है, वो बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए, दंडी की बात करें अगर हम, तो दंडी भैया, दंडी जो है ये 10 कुमार चरितम के लेखक हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। दो किताबें, दोनों इंपॉर्टेंट है, 10 कुमार चरितम और अवंती सुंदरी, ठीक है ना। दो इनकी प्रसिद्ध किताबें हैं दोस्तों, कौन सी, एक है 10 कुमार चरितम और दूसरी है अवंती सुंदरी, ठीक है ना। चलिए, है ना, टेस्ट सीरीज जैसा कुछ भी नहीं है भैया अभिषेक बाबू, ठीक है अभी, ठीक है। चलिए, तो दंडी की बात करते हैं, 10 कुमार चरितम और अवंती सुंदरी जो है इन्होंने लिखी है। अमर सिंह की बात करें तो अमर कोश इन्होंने लिखी है, ठीक है ना। अब अमर सिंह कौन है भैया, है ना, जैसे दंडी का तो आपको बता चुके हैं कि कौन है, याद होगा आपको, क्यों, पिछले सेशन में आपको बताया था कि भारत के अलग अलग राजाओं के जो राज कवि हैं, ठीक है, अलग अलग राजाओं के जो राज कवि हुए और उनके जो लेखक, मतलब उनके द्वारा जो लेखन कार्य किया गया, वो हमने आपको पिछले वाले सेशन में बताया था, ठीक है ना। तो उसमें आपको दंडी के बारे में भी बता दिया था, उसमें आपको दंडी के बारे में भी बता दिया था, ठीक है। और दंडी ने क्या लिखा है भैया, 10 कुमार चरितम लिखा है, ठीक है, हाँ जी। ठीक है, तो वो 10 कुमार चरितम के लेखक जो दंडी हैं, वो राजा नरसिंह वर्मन के दरबारी कवि थे। किसके भैया, राजा नरसिंह वर्मन के दरबारी कवि थे, ठीक है। तो ये आपको खैर बताया था पिछले सेशन में, ठीक है, राजा नरसिंह वर्मन, किसके, नरसिंह वर्मन के दरबारी कवि, ठीक है, नरसिंह वर्मन के दरबारी कवि, नरसिंह वर्मन के दरबारी कवि, ठीक है। तो बिल्कुल याद करने की जरूरत है, नरसिंह वर्मन के दरबारी कवि, ठीक है। अच्छा, हाँ भैया लोग, बिल्कुल शुरू हो जाएगा स्टैटिक जीके खत्म होने के बाद, ठीक है, स्टैटिक जीके खत्म होने के बाद, ठीक है, आपका जो करंट अफेयर्स है वो स्टार्ट करेंगे। चलिए,
तो नरसिंह वर्मन के दरबारी कवि दंडी जो है, इन्होंने 10 कुमार चरितम और अवंती सुंदरी लिखी। अमर सिंह जो है ये गुप्त काल के हैं, ठीक है, ये गुप्त काल के हैं, और अगर आपको याद हो तो ये दरबारी नवरत्नों में से एक थे, ठीक है। अगर आप याद करें नवरत्न, ठीक है, इसमें एक सिंपल सी ट्रिक मैं देता हूं, क्या, अवधि छप्पर का बेस, क्या भैया, अवधि छप्पर, ठीक है, अवधि छप्पर का बेस। ये सिंपल ट्रिक किसके लिए होती है? ये सिंपल ट्रिक जो है आपको ये बताती है कि भाई जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हुए, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हुए, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय हुए, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो हैं, इनके दरबार में जो नवरत्न रहते थे, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय या, है ना, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में जो नवरत्न रहते थे, उन नवरत्नों को याद करने की बड़ी शानदार सी ट्रिक है। और इस ट्रिक में जरा ध्यान दीजिएगा कि आ से क्या हो जाएगा भैया, आ से हो जाएगा अमर सिंह, वही अमर कोश के लेखक अमर सिंह, ठीक है ना। इसी प्रकार से वा से क्या हो जाएगा, वराह मिहिर, क्या हो जाएगा, वराह मिहिर, ठीक है ना, वराह मिहिर, ठीक है। इसी प्रकार से व से क्या हो जाएगा, वर रुचि, क्या हो जाएगा, वर रुचि हो जाएगा। इसी प्रकार से धा से क्या हो जाएगा, धनवंतरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, धनवंतरी हो जाएगा। छ से क्या हो जाएगा, छपड़क हो जाएगा, क्या, छपड़क हो जाएगा। पर से क्या हो जाएगा, घट करपर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घट करपर। का से क्या हो जाएगा, कालिदास हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, कालिदास हो जाएगा। बे से क्या हो जाएगा, बेताल भट्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेताल भट्ट हो जाएगा। और स से क्या हो जाएगा, शंकु हो जाएगा, क्या, शंकु हो जाएगा, ठीक है, शंकु। तो आप देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के जो दरबारी नवरत्न थे एक साथ आपको याद हो गए जबरदस्त तरीके से। इतना आसान ट्रिक तो नहीं मिलेगा कहीं, ठीक है ना। तो बिल्कुल तुरंत आपको याद हो गया होगा, ठीक है। हाँ, ये नाम थोड़े चलिए भाई बताइएगा, आवाज आ रही है अब? ठीक, तो जरा देख लिया जाए, ठीक। अरे वॉइस प्रॉब्लम, इसमें रोने की क्या जरूरत है। चलिए ध्यान दीजिए, है या मच्छर काट लेते हैं तब भी रोते हैं लोग। चलिए ध्यान दीजिए। हाँ देखो, ऐसा है, मौसम अलग चल रहा है, इस समय मच्छर काटे तो रो। यह ऐसा टाइम है कि जब भी हम मच्छर काटे तो आपको रोना पड़ेगा। कारण जानते हो, मच्छर काटते डेंगू हो जा रहा है आजकल, ठीक है, डेंगू वाला मच्छर काट ले तो। चलिए फिलहाल समझ रहे हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है भैया, काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है। और इसको जैसे भी याद करो, इसमें से कुछ तो आपको याद होगा, कुछ आपको याद करना है। जैसे भर्तृहरि की तीनों किताबें, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, तो आपको कॉमन क्या मिल गया, आप शतक कॉमन ले लो, ठीक है ना। हाँ, जैसे मैथ में कॉमन लेते हो वैसे शतक यहां से कॉमन ले लो, ठीक है। तो शतक को कॉमन निकाल लो, तो भर्तृहरि की किताबों के नाम में शतक आ गया।
ठीक है ना। तो भर्तृहरि जो है शतकों पे शतक लगाए पड़े हैं, ट्रिपल शतक लगा दिया इन्होंने, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब इसके बाद और चीजें देखी जाए तो वही चीज इंग्लिश में यहां पर मेंशन है। फिर आगे बढ़ते हैं। विष्णु शर्मा, भाई विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखी। पंचतंत्र से एक बार क्वेश्चन आया था किस भाषा में है, तो याद रहे कि संस्कृत भाषा में है। किस भाषा में है पंचतंत्र, भाई पंचतंत्र संस्कृत भाषा में है। किस भाषा में है, पंचतंत्र जो है ये संस्कृत भाषा में है, ठीक है ना। हाँ, तो बिल्कुल आराम से जो है पंचतंत्र जो है वो संस्कृत भाषा में है, ठीक है। विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र किस काल में लिखी गई थी, गुप्त काल में लिखी गई थी। और यूं कह लीजिए कि एक क्वेश्चन है जो पूछा जाता है अक्सर, और वो ये कि भाई सबसे ज्यादा क्या क्वेश्चन आता है, सर्वाधिक विदेशी भाषाओं में अनुदित भारतीय किताब कौन सी है, तो यही है, ठीक है ना। तो ये गुप्त काल में लिखी गई थी। किस काल में लिखी गई थी, गुप्त काल में लिखी गई थी, ठीक है। तो गुप्त काल में लिखी गई विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हाँ, अब एक बात और है कि भाई जैसे ही आप विष्णु शर्मा की पंचतंत्र याद करेंगे, आपको नारायण भट्ट की हितोपदेश की कहानियां भी याद करनी पड़ेगी। देखो, या तो आप याद करोगे नारायण भट्ट, या तो आप याद करोगे नारायण पंडित, ठीक है ना। तो नारायण भट्ट या नारायण पंडित के द्वारा लिखी गई किताब कौन सी है, हितोपदेश की कहानियां, ठीक है। और ये भी गुप्तकालीन है, ठीक है। हितोपदेश की जो कहानियां हैं ये भी किस काल की हैं, ये भी गुप्त काल की ही है, ठीक है ना। हितोपदेश की कहानियां, हितोपदेश की कहानियां, ठीक है, ये भी गुप्त काल की है। तो गुप्त काल की विष्णु शर्मा की पंचतंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और गुप्त काल की नारायण भट्ट है ना, या नारायण पंडित द्वारा लिखी गई हितोपदेश की कहानियां भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चले, रस खान की प्रेम वाटिका भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब आप बताइए रस खान, ठीक है, जहां रस हो वहीं प्रेम होता है, ठीक है ना। हाँ, याद करने के लिए है, आनंद लेने के लिए नहीं, ठीक है। तो रस खान प्रेम वाटिका, ठीक है। अच्छा, रविन्द्रनाथ टैगोर की चित्रांगदा, गीतांजलि, विसर्जन, द गार्डनर, द हंग्री स्टोन्स, गोरा, चंडालिका, इसमें से गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, है ना। 1913 में इनको क्या मिला भैया, नोबेल प्राइज मिला, ठीक है ना। हाँ जी, 1913 में क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। तो बिल्कुल आपको याद करना है, ठीक है। गीतांजलि, इसमें पूछने की क्या बात है बेटा निखिल, गूगल के जमाने में हर बात पूछने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। केवल सर्च कर लेना होता है, मिल जाता है, फालतू परेशान हो। चलो ध्यान दो, रविन्द्रनाथ टैगोर, बाकी करंट अफेयर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है इन्होंने गीतांजलि लिखी है, ठीक है। गीतांजलि के लिए 1913 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। अब यह भी है कि अगर हम नोबेल प्राइज की बात करते हैं 1913 में, तो ये प्रथम भारतीय थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला कोई, ठीक है ना। प्रथम भारतीय थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला। और दूसरी बात यह है कि पूरे एशिया के पहले ऐसे भारतीय थे जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। खैर, मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती। अब भारत भारती के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, क्या भैया, सायमा भारत की है। क्या ट्रिक है, सायमा भारत की है, ठीक है, सायमा भारत की है, ऐसे याद करेंगे, ठीक है। क्या है भैया, सायमा भारत की है। अब सा से क्या हो जाएगा, सा से हो जाएगा साकेत, ठीक है, सा से हो जाएगा साकेत। यह से क्या हो जाएगा, यह से हो जाएगा भैया यशोधरा, ठीक है। मां से क्या हो जाएगा, मां से हो जाएगा साथियों मैथिली शरण गुप्त। क्या हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। क्या, मैथिली शरण गुप्त, ठीक है ना, मैथिली शरण गुप्त, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त। और भारत से क्या हो जाएगा, भारत से हो जाएगा भारत भारती। भारत से क्या हो जाएगा, भारत से हो जाएगा भारत भारती, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है कि सायमा भारत की है, ठीक है। इसमें मां से मैथिली शरण गुप्त हो गया, सा से साकेत, या से यशोधरा, और भारत से भारत भारती, आराम से याद हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। मैथिली शरण गुप्त के बाद देखिए, अमृता प्रीतम की कागज ते कैनवास कई बार पूछी गई है, तो बिल्कुल आपको याद करना चाहिए कागज ते कैनवास, ठीक है ना। हाँ, रसीदी टिकट भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि रसीदी टिकट किसकी लेखन है, ठीक है ना। खुशवंत सिंह की सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली किताब है ट्रेन टू पाकिस्तान, ठीक है ना। ट्रेन टू पाकिस्तान जो है ये विभाजन पर लिखी गई किताब है, ये सबसे ज्यादा इनकी किताब है जो पूछी गई है।
है ना, बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे विजय तेंदुलकर जो है इन्होंने सखाराम, बाइंडर, खामोश, अदालत जारी है, इस तरह की किताब लिखी है। इंदिरा गांधी की एटर्नल इंडिया काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंदिरा गांधी की एटर्नल इंडिया। ठीक है ना। हाँ, अब जैसे देखिए भाई सुभाष चंद्र बोस है, सुभाष चंद्र बोस की फेमस किताब याद करिए, इंडियन स्ट्रगल। कौन सी? इंडियन स्ट्रगल नाम की प्रसिद्ध किताब इन्होंने लिखी, इंडियन स्ट्रगल नाम की प्रसिद्ध किताब इन्होंने लिखी। ऐसे देखिए अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद की प्रसिद्ध किताब कौन सी है? इन्होंने लिखी इंडिया विंस फ्रीडम। क्या? इंडिया विंस फ्रीडम, मतलब भारत ने आजादी जीत ली, इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम। और इसी प्रकार से है ना, इंडिया विंस फ्रीडम जो है काफी इंपॉर्टेंट किताब है और कई बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन यहां से आ चुके हैं। और इसी प्रकार से जैसे देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रसिद्ध किताब, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रसिद्ध रूप से लिखा इंडिया डिवाइडेड। कौन सी? इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, इंडिया डिवाइडेड नाम की किताब लिखी इन्होंने। महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध रूप से कौन सी किताब लिखी? महात्मा गांधी की खैर आत्मकथा तो है ही है, महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है वो तो है ही है। ठीक है, गुजराती भाषा में मूलतः लिखी थी, लेकिन इनके द्वारा लिखी गई पहली किताब कौन सी थी? हिंद स्वराज। इनके द्वारा लिखी गई जो पहली किताब थी महात्मा गांधी के द्वारा, कई बार पूछा जाता है, तो हिंद स्वराज इनकी पहली किताब थी। ठीक है ना। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि भाई बाल गंगाधर तिलक ने भी कई सारी किताबें लिखी। इसमें जो सबसे प्रसिद्ध किताब है वो है गीता रहस्य। कौन सी? गीता रहस्य नाम की किताब लिखी है ना। कौन सी? गीता रहस्य नाम की किताब लिखी। और एक किताब बाल गंगाधर तिलक ने लिखी, द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस, द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस। ठीक है, द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस, होम ऑफ द आर्यंस। ठीक है, तो ये भी इनकी काफी प्रसिद्ध किताब है, द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी। और देखिए, तो ये हो गई बात। इसी प्रकार से जैसे स्वामी विवेकानंद की किताबों के नाम याद करिए। स्वामी विवेकानंद ने भी जबरदस्त किताबें लिखी हैं। चलिए दयानंद सरस्वती का पहले लिख देते हैं। दयानंद सरस्वती की प्रसिद्ध किताब आपको याद होगी, हिंद स्वराज। कौन सी? सॉरी, हिंद स्वराज कह रहे हैं, सत्यार्थ प्रकाश। कौन सी? सत्यार्थ प्रकाश नाम की किताब लिखी इन्होंने, सत्यार्थ प्रकाश, काफी फेमस है सत्यार्थ प्रकाश। और इसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद की प्रसिद्ध किताब की बात करें, स्वामी विवेकानंद की प्रसिद्ध किताब कौन सी थी? तो इन्होंने लिखा ज्ञान योग। ठीक, ज्ञान योग, राजयोग। ठीक है, राजयोग और कर्मयोग। ठीक है ना। तो ज्ञान योग, राजयोग और कर्मयोग, ये तीन प्रसिद्ध किताबें इन्होंने लिखी, ज्ञान योग, राजयोग, कर्मयोग। ठीक है ना। अच्छा भाई, है ना। इसके बाद एक और किताब इन्होंने लिखी थी, मैं समाजवाद हूं, मैं समाजवाद हूं। ये भी इन्हीं की किताब है, मैं समाजवाद हूं। ठीक है ना, मैं समाजवाद हूं। ठीक है। रेहान बाबा, एग्जाम डेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है, उसी डेट पे होगा। ठीक है, चलिए, तो ज्ञान योग, राजयोग, कर्मयोग, मैं समाजवाद हूं, ये इनकी किताब है। इसी प्रकार से और आगे बढ़े, जैसे जवाहरलाल नेहरू है, तो जवाहरलाल नेहरू की प्रसिद्ध किताब, भाई जवाहरलाल नेहरू ने प्रसिद्ध रूप से किताब लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है ना, क्या लिखी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनकी काफी फेमस एग्जाम में आती है। और एक किताब है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। कौन सी? ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये भी इन्हीं की प्रसिद्ध किताब है, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ठीक है, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ठीक है, अच्छा। और आप देखेंगे कि ऐसे ही एक किताब है गुलामगिरी। ठीक है, ये ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखी गई किताब है। कौन सी भैया? गुलामगिरी, ज्योतिबा फूले। ठीक है, तो ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखी गई किताब कौन सी? गुलामगिरी। ठीक है, गुलामगिरी, गुलामगिरी। ठीक है, जैसे एक है एमजी रनाडे की प्रसिद्ध किताब, एमजी रनाडे की प्रसिद्ध किताब द राइज ऑफ मराठा पावर,
द राइज ऑफ मराठा पावर, द राइज ऑफ मराठा पावर, द राइज ऑफ मराठा पावर। ठीक है, बाकी प्रसिद्ध किताबों में आप ऐसे समझिए कि जब 1857 की क्रांति, ठीक है ना, हाँ ठीक है, हाँ ध्यान दीजिए कि जब 1857 की क्रांति में आपको बताता हूं तो वहां पर 1857 की क्रांति के ऊपर लिखी गई किताबें भी आपको बता देता हूं। जैसे एस एन सेन के द्वारा 1857 नाम की बुक लिखी गई, जैसे सर सैयद अहमद खां के द्वारा द कॉजेज ऑफ इंडियन म्यूटिनी नाम की किताब लिखी गई, जैसे वीर सावरकर के द्वारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नाम की किताब लिखी गई, जैसे अशोक मेहता के द्वारा ग्रेट रिबेलियन नाम की किताब लिखी गई। ठीक है, तो वो 1857 की क्रांति पढ़ाते समय आपको बताते हैं, तो वो आपको याद करने की जरूरत है। ठीक है ना, हाँ है ना, इनमें से किसी भी किताब की डेट नहीं याद करनी है, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो भैया ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये आधुनिक भारत के इतिहास की किताबें हैं। और यकीन मानिए इसमें से एक भी अगर आपने छोड़ दी, सोचा कि नहीं क्या याद करेंगे, तो समझ लीजिए कि फिर ठीक है दिक्कत ही है। ठीक है ना, चलिए, किसी की भी डेट नहीं पूछी जाती है, इसमें से आज तक किसी भी बुक की डेट नहीं पूछी गई। हाँ, अगर इसमें से किसी की डेट पूछी गई होती है तो वो आपको हिस्ट्री में पढ़ाई गई होती है। जैसे एक बार सत्यार्थ प्रकाश की डेट पूछी गई थी, ठीक है ना, हाँ एक बार जो है सत्यार्थ प्रकाश की डेट पूछी गई थी कि कब प्रकाशित हुई। ठीक है, बाकी ऐसा आप समझिए कि 200 क्वेश्चन अगर बुक्स से आ जाए तो उसमें एक क्वेश्चन ऐसा कहीं हो सकता है भूले भटके, और शायद वो भी ना हो, शायद 500 में से एक कहिए कि 500 क्वेश्चन अगर बुक से पूछा गया होगा तो उसमें से एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें डेट पूछी गई होगी। ठीक है ना, हाँ चलिए, जयशंकर प्रसाद की कामायनी तो बिल्कुल आपको याद होगी और याद होनी भी चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, बिल्कुल याद रखेंगे। अरविंद घोष की लाइफ डिवाइन काफी इंपॉर्टेंट है, और एसेज ऑन गीता भी इंपॉर्टेंट है, लेटर्स ऑन योगा भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अनामिका, परिमल और कुकुरमुत्ता, ठीक है ना, ये किताबें। ठीक, अच्छा, इसी प्रकार से महादेवी वर्मा की यामा तो जरूर याद कर लेंगे। ठीक है, महादेवी वर्मा की यामा तो जरूर याद कर लेंगे। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलचित्र है ना, अतीत के चलचित्र भी पूछा गया क्वेश्चन है, नीरजा से भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना ही करना है, आप इसमें कुछ बट मत करिएगा, याद कर लीजिएगा। नयनतारा सहगल की अ वॉइस फॉर फ्रीडम, रिच लाइक अस। ठीक है, वीएस नायपाल की ये किताब काफी इंपॉर्टेंट है, एन एरिया ऑफ डार्कनेस और इन अ फ्री स्टेट, है ना, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एन एरिया ऑफ डार्कनेस भी और इन अ फ्री स्टेट भी, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए विशाख दत्त किस काल के हैं? गुप्त काल के हैं। ठीक है, गुप्तकालीन है ये। ठीक है भैया, ये क्या है? ये गुप्तकालीन है। और विशाख दत्त ने एक किताब लिखी मुद्रा राक्षस, और एक किताब लिखी इन्होंने देवी चंद्रगुप्तम। क्या? देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, ये दोनों प्रसिद्ध किताबें आपको ध्यान देनी है। ठीक है, इसमें जैसे अगर हम बात करते हैं मुद्रा राक्षस की, तो इसमें क्या मिलता है? इसमें आपको मिलेगा चंद्रगुप्त, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन की जानकारी, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन की जानकारी, प्रारंभिक जीवन की जानकारी यहां से प्राप्त होती है, प्रारंभिक जीवन की जानकारी यहां से प्राप्त होती है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन की जानकारी यहां से प्राप्त होती है। ठीक है ना, हाँ ठीक है। कितनी बार इंडिका पढ़ चुके हो? अभी इंडिका ही पढ़ोगे। चलिए ध्यान दीजिए। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन की जो जानकारी है वो विशाख दत्त की इस मुद्रा राक्षस से मिल जाती है। जब मौर्य काल हम पढ़ाते हैं तो उसमें बताते हैं कि भैया ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताती है यह किताब कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो घनानंद और उसकी एक दासी से उत्पन्न पुत्र था। ठीक है ना, हाँ जी। और देवी चंद्रगुप्तम जो है ये किसके बारे में बताती है? ये बताती है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई, ठीक है, की हत्या कर उसकी पत्नी से, मतलब अपनी ही भाभी से विवाह कर लिया था। ठीक है, ये बताती है।
ठीक है। खैर, पाणिनि की अष्टाध्यायी की बात करें तो अष्टाध्यायी पर ध्यान दीजिएगा कि अगर हम अष्टाध्यायी की बात करें तो अष्टाध्यायी क्या है भाई? अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी में सीधा सीधा ध्यान दीजिएगा कि भाई संस्कृत व्याकरण की पहली किताब है, संस्कृत व्याकरण, संस्कृत ग्रामर की पहली किताब है, संस्कृत व्याकरण की पहली किताब है, ठीक है। संस्कृत व्याकरण की, संस्कृत ग्रामर की ये पहली बुक है और ये किसके द्वारा लिखी गई है? पाणिनि के द्वारा लिखी गई। इसका मतलब पाणिनि को हम पहला संस्कृत व्याकरणज्ञ कह सकते हैं, ठीक है ना। और इस अष्टाध्यायी के ऊपर, ठीक है ना, हाँ, इस पर जो टीका लिखी गई उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इस पर जो टीका लिखी गई उसे किस नाम से जाना जाता है? महाभाष्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है, महाभाष्य। टीका क्या होता है? अष्टाध्यायी पर टीका, जब देखिए किसी भी, ठीक है ना, हाँ, किसी भी बुक को पढ़कर अपनी भाषा में अपनी चीजों को ऐड करके लिख देना क्या कहलाता है ना? टीका कहलाता है। तो महाभाष्य किसने लिखी थी भैया? महाभाष्य किसके द्वारा लिखी गई? तो महाभाष्य की जब आप बात करेंगे तो ये लिखी गई थी किसके द्वारा? महाभाष्य लिखी गई थी पतंजलि के द्वारा। किसके द्वारा? पतंजलि के द्वारा महाभाष्य लिखी गई। किसके द्वारा भैया? पतंजलि के द्वारा महाभाष्य लिखी गई, ठीक है, पतंजलि के द्वारा महाभाष्य लिखी गई। और महाभाष्य जो है, ठीक है, इसका मतलब महाभाष्य भी कहीं ना कहीं किससे संबंधित है? संस्कृत व्याकरण से संबंधित है, कहीं ना कहीं संस्कृत व्याकरण से संबंधित है, ठीक है। तो महाभाष्य और अष्टाध्यायी दोनों ही संस्कृत व्याकरण से संबंधित किताबें हैं, जिसमें से अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की पहली किताब है और उसके आधार पर महाभाष्य लिखी गई है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़े। अब ये देखिएगा, ये है बुकर प्राइज विनर, है ना, बुकर प्राइज विनर इंडियन। और इनके लिए तो एक ट्रिक है जो हर जगह, है ना, टहल रही होती है। कौन सी ट्रिक भैया? 20 आका, याद होगा आपको, 20 आका, ठीक है ना, ये वाली ट्रिक 20 आका। और इससे ये याद होता है कि भाई बी से क्या हो जाता है? वीएस नायपाल, ठीक है ना, वीएस नायपाल। तो एक तो वीएस नायपाल ये बुकर प्राइज विनर है, ठीक है, प्रथम भारतीय बुकर प्राइज विनर। एस से क्या हो जाता है? सलमान रुश्दी, ठीक है, सलमान रुश्दी। ए से क्या हो जाता है भाई? ए से हो जाएगा अरुंधति रॉय। क्या हो जाएगा? अरुंधति रॉय, ठीक है, अरुंधति रॉय, ठीक है। और के से क्या हो जाएगा? के से हो जाएगा किरण देसाई। क्या हो जाएगा? किरण देसाई, किरण देसाई। और ए से क्या हो जाएगा? अरविंद अडीगा, ठीक है ना, अरविंद अडीगा, ठीक है। तो ये वाली ट्रिक तो खैर कॉमन है, तो आपको बिल्कुल याद होगी, ठीक है। तो 20 आका ये क्या है? ये बुकर प्राइज विनर है, ठीक है, बुकर प्राइज विनर, ठीक है, बुकर प्राइज विनर, ठीक है। और वो भी इंडियंस, ठीक है ना, वे इंडियंस जिन्होंने बुकर प्राइज जीता है, ठीक है ना, हाँ, वे इंडियंस जिन्होंने बुकर प्राइज जीता है। तो बुकर प्राइज जीतने वाले जो भारतीय हैं वो आप इस ट्रिक में देख सकते हैं, 20 आका, ठीक है। चलिए, ठीक, ये बताइए, कल्हड़ की बात करते हैं अब। कल्हड़ ने राज तरंगड़ी लिखी है और राज तरंगड़ी में किसके बारे में जानकारी मिलती है? इसमें कश्मीर का इतिहास जानने को मिलता है। क्या भैया? कश्मीर का इतिहास। तो कभी पूछे कि राज तरंगड़ी में किसका इतिहास है, तो भैया कश्मीर का इतिहास है, ठीक है ना। चाणक्य की अर्थशास्त्र जो है ये राजनीति एवं लोक प्रशासन की किताब है, ठीक है। अर्थशास्त्र के बारे में जब इतिहास में हमने मौर्य काल पढ़ाया है तो उसमें प्रॉपर तरीके से बताया, ध्यान से देखना। अर्थशास्त्र राजनीति व लोक प्रशासन पर आधारित किताब है, ठीक है, राजनीति व लोक प्रशासन पर आधारित किताब है। और ठीक है, ये जो अर्थशास्त्र है राजनीति व लोक प्रशासन पर आधारित किताब है और इसी में पहली बार शूद्रों को भी आर्य कहा गया है और इसी में पहली बार दासों को कृषि कार्य में लगाने का उल्लेख है और दासों को 9 प्रकार के दासों में बांटा गया है, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, 15 अधिकरण है, 180 प्रकरण है, ठीक, ये सब चीजें भी हैं, लेकिन यह है कि अधिकरण 15 है, वो याद करना होता है, ठीक है। तो चाणक्य की अर्थशास्त्र जो है, चाणक्य कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री, ठीक है ना। आप ये देखेंगे कि भाई बहुत सिंपल है कि
अर्थशास्त्र में पाटलिपुत्र का भी उल्लेख नहीं है। तो अगर कभी आपसे पूछ ले कि पाटलिपुत्र की प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख कहां मिलता है, समझ रहे, पाटलिपुत्र की प्रशासनिक व्यवस्था, पाटलिपुत्र की प्रशासनिक व्यवस्था, तो पाटलिपुत्र की प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख कहां मिलता है? अगर आपसे ऐसा कभी क्वेश्चन पूछ ले कि पाटलिपुत्र की प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख, प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख, तो आप क्या बता रहे होंगे? तो पाटलिपुत्र की प्रशासनिक व्यवस्था का जो उल्लेख है ये कहां मिलता है? ये मिलता है भैया इंडिका में। कौन सी बुक में मिलता है? इंडिका नाम की बुक में मिलता है। ठीक है, और इसको लिखने वाले कौन थे? इसको लिखने वाले मेगास्थनीज थे। ठीक है, मेगास्थनीज के द्वारा ये किताब लिखी गई थी। ठीक, अच्छा, तो भैया कालिदास की कुमार संभवम रघुवंशम अभिज्ञान शाकुंतलम ये बताई है। अभिज्ञान शाकुंतलम का इंग्लिश अनुवाद किसने किया था? तो इसका इंग्लिश अनुवाद किसने किया? तो इसका इंग्लिश अनुवाद करने वाले जो थे इनका नाम था विलियम जोन्स। क्या नाम था? विलियम जोन्स। ठीक है, तो विलियम जोन्स के द्वारा इसका इंग्लिश में अनुवाद किया गया। किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा। ठीक है, विलियम जोन्स के द्वारा इसका इंग्लिश में अनुवाद किया गया। यह भी है कि विलियम जोन्स ने दो और किताबों का इंग्लिश में अनुवाद किया था। एक तो गीत गोविंद का इंग्लिश में अनुवाद किया था, और एक इन्होंने मनुस्मृति का भी इंग्लिश में अनुवाद किया था। मनुस्मृति का भी इंग्लिश में अनुवाद किया था। ठीक है, तो विलियम जोन्स जो है इन्होंने 3 किताबों का इंग्लिश में अनुवाद किया है। एक तो अभिज्ञान शाकुंतलम का। अभिज्ञान शाकुंतलम किसी भी यूरोपीय भाषा में अनुदित पहली भारतीय किताब है। ठीक है, विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम का इंग्लिश अनुवाद किया, गीत गोविंद का किया और मनुस्मृति का किया। ये तीनों ही इंग्लिश अनुवाद विलियम जोन्स ने किया था। ठीक है, ये देखिए जयदेव की है गीत गोविंद, यही मिल गई। भवभूति ने मालती माधव और उत्तर रामचरित लिखा। ठीक है, हाँ, बाकी रामचरित मानस आप जानते हैं कि तुलसीदास ने लिखा। रामचरित मानस तुलसीदास ने लिखा। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखी, और मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे? शेरशाह सूरी के समकालीन, शेरशाह सूरी के समकालीन थे ये। ठीक है, और मलिक मोहम्मद जायसी की है ना जो पद्मावत है, आप जानते हैं कि इसमें राजा रतन सिंह और रानी है ना पद्मिनी की कहानी मिलती है। राजा रतन सिंह जो है उनकी और रानी पद्मिनी की कहानी। ठीक है, रानी पद्मिनी की कहानी इसमें मिलती है। राजा रतन सिंह और रानी पद्मिनी की कहानी इसमें मिलती है, तो बिल्कुल याद करना है। ठीक है ना, चलिए अब जरा इस चीज को ध्यान से देखिएगा कि क्या है। देखिए भाई, जैसे हम जानते हैं कि रामायण किसने लिखी? महाभारत, अर्थशास्त्र, ऋग्वेद और अकबरनामा। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि जैसे रामायण है, रामायण भाई महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। किसने भाई? महर्षि वाल्मीकि। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि, तो वाल्मीकि जी ने लिखी थी रामायण। ठीक है, वाल्मीकि जी ने लिखी। महाभारत वेद व्यास जी ने लिखी। ठीक है, वेद व्यास जी ने लिखी। अर्थशास्त्र चाणक्य ने, है ना, अर्थशास्त्र चाणक्य ने। ऋग्वेद भाई इनको महर्षि वेद व्यास को ही, है ना, महर्षि वेद व्यास को ही इसका संकलन करता माना जाता है। ठीक है, वेदों का संकलन करता। और अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी। किसने? अबुल फजल ने लिखी। ठीक है, तो अब आप इसमें ये देखिए और समझिए कि भाई जैसे रामायण है, ठीक है, तो रामायण 7 भागों में बांटी गई है। ठीक है ना, रामायण जो है, रामायण 7 भागों में बांटी गई है। साथी, रामायण जो है 7 भागों में बांटी गई है, और इन भागों को क्या कहते हैं? कांड कहते हैं। क्या कहते हैं? कांड कहते हैं। इसी प्रकार से वेद व्यास की महाभारत जो है ये 18 भागों में बांटी गई है, और इसे क्या कहते हैं? इसे पर्व कहते हैं। ठीक है ना, हाँ, इसे पर्व कहते हैं। कौन सा पर्व किस कांड से लिया गया है? बहुत बढ़िया। कोई पर्व किसी कांड से क्यों लिया जाएगा यार? रामायण अलग है, महाभारत अलग है, रामायण अलग है, महाभारत अलग है। महाभारत का कोई पर्व रामायण के किसी कांड से क्यों लिया जाएगा? बहुत शानदार सवाल पूछे हो। अर्थशास्त्र के 15 भाग हैं, इसे अधिकरण कहते हैं। ऋग्वेद के 10 भाग हैं, इसे मंडल कहते हैं। अकबरनामा के 3 भाग हैं, इसे जिल्द कहते हैं। ठीक बात है, हाँ जी। तो ये क्वेश्चन है,
और जैसे अब इसमें यह भी आप ध्यान दीजिए कि भाई जैसे रामायण है तो रामायण को क्या कहा जाता है, आदि ग्रंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आदि ग्रंथ कहा जाता है, ठीक है। और वाल्मीकि जो है इनको क्या कहा जाता है, आदि कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आदि कवि कहा जाता है, ठीक है। और जैसे ये कांड है तो इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा कांड, चलिए बताइए फटाफट। सबसे बड़ा तो आप जानते होंगे, सबसे छोटा बताइए। सबसे छोटा कम लोग जानते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटा वाला आप बताइए, सबसे बड़ा मैं बता रहा हूं। तो सबसे बड़ा कांड कौन सा, बाल कांड। जाहिर सी बात है, बचपने में बहुत कांड होते हैं, बाल कांड, ठीक है ना। तो बाल कांड सबसे बड़ा है, बहुत शानदार। सबसे छोटा कौन सा भैया, किष्किंधा कांड। कौन सा, किष्किंधा कांड, ठीक है। तो किष्किंधा कांड सबसे छोटा है और बाल कांड सबसे बड़ा है, ठीक है। और बाल कांड ही है ना पहला भी है, उत्तर कांड सबसे लास्ट का है, ठीक है भैया, बिल्कुल, बहुत शानदार, ठीक है। अब जैसे महाभारत ही है तो महाभारत में 18 पर्व है। महाभारत का युद्ध ही 18 दिन चला था, ठीक है। अब महाभारत में जो 18 पर्व है इसमें जो छठा पर्व है, महाभारत में जो 18 पर्व है इसमें जो छठा पर्व है, इसी छठे पर्व को क्या कहा जाता है, छठे पर्व को ही कहा जाता है भीष्म पर्व। क्या कहते हैं, भीष्म पर्व कहा जाता है। और भीष्म पर्व में ही उल्लेख है किसका, भगवत गीता का। किसका, भगवत गीता का। और भगवत गीता क्या है भाई, तो भगवत गीता जो है, यहां से एक क्वेश्चन है जो बनता है अक्सर, और वो क्या है, अवतारवाद पर पहली किताब, ठीक है। अवतारवाद पर पहली किताब है, ठीक है ना। तो पहली ऐसी बुक है, ठीक है, पहली ऐसी बुक है जो अवतारवाद पर लिखी गई है। पहली ऐसी बुक है जो अवतारवाद पर लिखी गई है, ठीक है। हाँ, इसी प्रकार से अर्थशास्त्र, ठीक है, इसी प्रकार से अर्थशास्त्र मतलब अधिकरण जो है उसमें 15 अधिकरण है। तो इसमें एक क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि जो इसमें कौन सा वो अधिकरण है जिसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत दे रखे हैं, राज्य के सप्तांग सिद्धांत। तो राज्य के जो सप्तांग सिद्धांत हैं वो अर्थशास्त्र के किस अधिकरण में दे रखे हैं, राज्य के सप्तांग सिद्धांत छठे अधिकरण में दे रखे हैं, ठीक है ना। हाँ जी, ऋग्वेद में 10 मंडल है, किसमें क्या है वो ऋग्वेद पढ़ते समय आप देखते हैं। अकबरनामा में 3 जिल्द है, ठीक है। इसी का जो तीसरा हिस्सा है, इसी का जो थर्ड पार्ट है, तीसरी जिल्द है, उसी को कहते हैं आईने अकबरी, है ना। इसी के तीसरे पार्ट को क्या कहा जाता है, आईने अकबरी कहा जाता है, ठीक है। और आईने अकबरी अकबर की जीवनी है। आईने अकबरी क्या है, अकबर की जीवनी है, ठीक है ना। चलिए, वही सब चीजें यहां पर भी दे रखी हैं जो आपको याद करनी है, ये भी है। देखिए, अब यहां पर मैं आपको लिस्ट उपलब्ध करा दे रहा हूं बुक्स की, ठीक है। ये बुक्स की लिस्ट उपलब्ध करा दे रहा हूं, इसको याद करिएगा। कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत आए तो आप अगली क्लास में पूछ लीजिएगा। और बुक्स की यहां पर लिस्ट उपलब्ध कराने के साथ ही मैं इस चैप्टर को खत्म भी घोषित कर रहा हूं, लेकिन ये कह रहा हूं कि भाई अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप अगली क्लास में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो भैया ये जरा देख लीजिएगा इसको, और ये लिखकर समझने समझाने जैसा इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो इसको क्या करना पड़ेगा, सीधा सीधा याद करना पड़ेगा। जैसे न्यूटन की प्रिंसिपिया मैथमेटिका, ठीक है, जैसे, है ना। और स्टार लगाया हुआ है जो याद करना है, जैसे प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री, दांते की डिवाइन कॉमेडी, होमर की इलियड, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन की द वर्ल्ड एज आई सी इट, ठीक है ना। हाँ जी, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब वो चीज है तो स्टार लगाया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है, जो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको विशेष रूप से देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे शेक्सपियर की हैमलेट, ठीक है, जैसे हेराल्ड जे लास्की की अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है ना। तो वो चीज है,